नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। अगर आप बीए के थर्ड सेमेस्टर में हैं और आपका विषय है हिंदी, तो आपको पढ़ना पड़ता है दोस्तों हिंदी गद्य के बारे में। अधिकतर विश्वविद्यालयों का यही सिलेबस है, हिंदी गद्य साहित्य के बारे में आपको पढ़ना है। अब उसमें कथेतर गद्य साहित्य, जो भी आपका हिंदी कथा साहित्य है, जो भी चीजें होती है सब इसी में से आ जाती है। हिंदी गद्य में दोस्तों हिंदी गद्य की तमाम विधाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं, जैसे कि कहानी क्या है, उपन्यास क्या है, ठीक है, रिपोर्टाज क्या है, डायरी क्या है, संस्मरण क्या है, आत्मकथा क्या है, जीवनी क्या है, ठीक है, साक्षात्कार क्या है। ऐसे तमाम प्रकार की जो गद्य विधाएं हैं, आधुनिक गद्य विधाएं हैं, प्राचीन गद्य विधाएं हैं, नाटक एकांकी, सब कुछ आप बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करते हैं। अब इसका पेपर का नाम जरूर अलग हो सकता है, लेकिन सिलेबस में चीजें जो होती यही होती है। बेसिकली जो आज का वीडियो है उसमें हम हिंदी कहानी का उद्भव और उसका विकास के साथ साथ हिंदी कहानी की परिभाषा और हिंदी कहानी के जो कला के तत्व होते हैं उन सभी को चर्चा करेंगे। बेसिकली 7 तत्व होते हैं हिंदी कला के, 6 तत्व होते हैं बेसिकली, ठीक है। अगर एक चीज को और बढ़ा ले, जैसे भाषा और शैली को अलग कर ले, तो 7 हो जाते हैं। बहरहाल सभी चीजों को समझेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सरल भाषा में समझेंगे। बहुत ही सरलता से आपको चीजों को समझाने का प्रयास रहेगा। हैंड रिटन नोट्स की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ 27, 28, 29, 30 किसी भी ईयर में आप पेपर देने जाएं, आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। इससे पहले चैप्टर संख्या 1, जिसमें हमने हिंदी गद्य का उद्भव और विकास समझा था, अब हम चर्चा करेंगे हिंदी कहानी का उद्भव विकास। क्योंकि हिंदी की एक विधा है कहानी, तो कहानी का उद्भव कब हुआ, कैसे हुआ, हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, क्या डिबेट है, इस पर क्या क्या रिसर्च हुए हैं अभी तक, आधुनिक शोधों के अकॉर्डिंग हिंदी की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है, उन सभी पर चर्चा करेंगे। तो यूनिट नंबर 1 का चैप्टर संख्या 2 के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, हिंदी कहानी का उद्भव विकास। इसके बाद में हिंदी उपन्यास का उद्भव विकास, हिंदी नाटक का उद्भव विकास, हिंदी एकांकी का उद्भव विकास, हिंदी में और तमाम प्रकार की आलोचना का उद्भव विकास, तमाम प्रकार की गद्य विधाएं हैं उनका उद्भव विकास, सब कुछ चर्चा करने का प्रयास रहेगा, ठीक है। इकाई 2 में क्या चीजें शामिल है, जैसे हिंदी कहानी की परिभाषा, विशेषताएं और उसका महत्व, ये ऐसे तो हिंदी की तमाम गद्य विधाओं का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं इकाई नंबर 2 में है। तो इकाई 1 और इकाई 2 दोनों साथ ही में चर्चा कर लेंगे। फिर इकाई 3 में हिंदी उपन्यास के बारे में पढ़ना है, झांसी की रानी वृंदालाल वर्मा का उपन्यास है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक चीज ये है कि जैसे हम जो भी यूनिट पढ़ाएंगे, जो भी चैप्टर, उसके हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रखेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को जानने का प्रयास करते हैं और बेटर अंदाज में चीजों को हम समझाएंगे, ठीक है। तो क्लियर क्लियर है, सभी चीजों को बताने का प्रयास करूंगा, बहुत ही बारीकी के साथ सब कुछ आपको मिलता रहेगा, ठीक। चले अब जानने का हम प्रयास करते हैं दोस्तों कि आखिरकार क्या क्या पढ़ना। सिलेबस भी आपने नहीं डिस्कस किया होगा अभी, तो सिलेबस भी मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या पढ़ना है। बेसिकली अधिकतर विश्वविद्यालयों में यही सिलेबस होता है, कुछ विश्वविद्यालयों का सिलेबस अलग हो सकता है, तो उसको लेकर के मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा। हालांकि हिंदी में क्या होता है, किसी में दूसरा चैप्टर शामिल है, लेकिन जो पहली, दूसरी, तीसरी इकाई है वो सब सेम ही होती है। जैसे हिंदी कहानी का उद्भव विकास आज हम चर्चा करेंगे। हिंदी गद्य का उद्भव विकास हमने पहले चैप्टर में देखा, ठीक है। फिर ये आज हम ये चीज चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में हिंदी उपन्यास का उद्भव विकास, हिंदी नाटक का उद्भव विकास, हिंदी आलोचना का उद्भव विकास और हिंदी की जो अन्य गद्य विधाएं हैं उनका उद्भव विकास समझेंगे। हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां देखेंगे, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। इकाई 2 में दोस्तों यही चीज फिर से आपको पढ़नी पड़ती है, इसे कहानी किसे कहते हैं, कहानी का अर्थ, परिभाषा, कहानी कला के तत्व के आधार पर उसकी विवेचना, कहानी क्या है, उपन्यास क्या है, नाटक क्या है, इन सभी की परिभाषा, विशेषताएं प्रश्न पूछाता है, इसके तत्व। एकांकी किसे कहते हैं, आलोचना क्या है, निबंध क्या है, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण क्या है, रेखा चित्र, डायरी किसे कहते हैं, रिपोर्टाज क्या है, आत्मकथा किसे कहते हैं, जीवनी क्या है, ठीक है। इसके अलावा व्यंग्य किसे कहते हैं, ये सारी हिंदी की विधाएं हैं। तो इन विधाओं के बारे में इनका परिचय बेसिकली आपको समझना होता है इकाई 2 में। तो इकाई 2, इकाई 1 एक साथ ही हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे हिंदी कहानी बताएंगे, तो यहाँ पर हिंदी कहानी जो आपका शामिल है उसकी परिभाषा, विशेषताएं, वो भी इसमें चर्चा हो जाएगी। इकाई 3 की अगर बात किया तो इकाई 3 में आपको झांसी की रानी नाम का उपन्यास शामिल है, वृंदावन वर्मा का उपन्यास है, विद्यार्थी संस्करण वाला, संपादक है डॉक्टर पुनीत बिसारिया, प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ है ये, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे हिंदी उपन्यास में। हिंदी कहानियों में दोस्तों, हिंदी कहानी में आपकी है पंच परमेश्वर कहानी, किसकी है, मुंशी प्रेमचंद जी की, इसके बारे में चर्चा करेंगे।
पाजेब कहानी है जनेंद्र कुमार की, इसके बारे में चर्चा करेंगे। गैंग्रीन कहानी जिसको रोज के नाम से जानते हैं, इसकी चर्चा करना है। पर्दा कहानी यशपाल की, इसके बारे में जानना है। तीसरी कसम, इसका दूसरा नाम है मारे गए गुलफाम। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम फणीश्वरनाथ रेणु जो एक आंचलिक कथाकार हैं, उनके बारे में यहाँ पर अध्ययन करने का प्रयास हम करेंगे और बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल आपको आवश्यकता नहीं है। पिता कहानी है ज्ञान रंजन साहब की, तो इन 6 कहानी के बारे में आपको पढ़ना है इकाई संख्या 4 में। फिर उसके बाद में इकाई 5 आएगी दोस्तों। सभी यूनिट का नोट्स भी तैयार हो रहा है, सभी यूनिट का नोट्स आपको मिलेगा, घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब इकाई 5 में आपको हिंदी नाटक और एकांकी के बारे में पढ़ना है। हिंदी नाटक में दोस्तों ध्रुव स्वामिनी नाटक है जो जयशंकर प्रसाद साहब ने लिखा है। ध्रुव स्वामिनी एक ऐतिहासिक नाटक है जिसको ऐतिहासिक नाटकों के लिए ही विशेषता प्रसिद्ध है जयशंकर प्रसाद साहब। एकांकी में दीपदान एकांकी शामिल है डॉक्टर राम कुमार वर्मा साहब की। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी उपेंद्र नाथ अस्क की, ये सब शामिल है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। शुक्ला स्टडी पॉइंट आप सभी का स्वागत करता है। अब दोस्तों अब इकाई 5 में आपको क्या पढ़ना है? इकाई 5 में महोदय आपको पढ़ना है हिंदी नाटक एकांकी में जो अन्य चीजें थी, जैसे खास करके अन्य गद्य विधाओं में आप देखेंगे यात्रा वृतांत, मेरी तिब्बत यात्रा, राहुल शंकरत्यान की आपको पढ़ना है। डायरी में एक लेखक की डायरी मुक्तिबोध साहब की पढ़नी है। इंटरव्यू में मैं इनसे मिला श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक प्रकार से इंटरव्यू है। आत्मकथा की बात की है तो आत्मकथा का एक अंश है जूठन, जिसको लिखा है दलित जो है विद्वान है और दलित साहित्यकार बेसिकली कह सकते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब ने। तो इन सभी लोगों ने जो है इनके बारे में चर्चा करनी है। इकाई 7 में आप देखेंगे, इकाई 6 में आपको क्या पढ़ना है? इसमें आपको हिंदी निबंध में भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में, जिसको लिखा है। मित्रता निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, इसके बारे में पढ़ना है। अशोक के फूल निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, उसको पढ़ना है। उत्तरी फाल्गुनी के आसपास ये निबंध है, इसको कुबेरनाथ राय ने लिखा, इसको भी पढ़ना है। तुम चंदन हम पानी, ये भी विद्यानिवास मिश्रा जी का निबंध है। तो ये 5 निबंध आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब अन्य गद्य विधाओं में दोस्तों आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, जैसे कि रेखा चित्र में गिल्लू महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। ठीक है, संस्मरण 30 वर्ष का साथी रामविलास शर्मा ने लिखा है इसको। जीवनी अंश में कलम का सिपाही अमृत राय की जीवनी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, उसको पढ़ना है। रिपोर्टाज में ऋण जल धन जल नाम का उपन्यास है, सॉरी रिपोर्टाज है फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा है। ठीक है, व्यंग लिखा भोला राम का जीव। ठीक है, भोला राम का जीव ये हरिशंकर परसाई का है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, यही चीज थोड़ा सा पहले इसमें दे दी गई थी, ये चीज थोड़ा सा हिंदी नाटक हो गया था आपका, हिंदी नाटक एकांकी वाला, तो ये द्वितीय खंड थोड़ा सा गलत हो गया, ये वाला थोड़ा सा नीचे वाला जो पोर्शन है इसमें है। ठीक है, ये इकाई नंबर 8 में इसको आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से यात्रा वृतांत में मेरी तिब्बत यात्रा राहुल शंकरत्यान की है। डायरी एक लेखक की डायरी मुक्तिबोध की। इंटरव्यू में इनसे मिला श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से मिले थे। ठीक है, आत्मकथा का अंश जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है। इन सभी के बारे में अध्ययन करना है आपको। तो ये रहा आपका सिलेबस जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे हिंदी गद्य का जो उद्भव और विकास, तो मैंने चर्चा कर लिया। हिंदी कहानी का उद्भव विकास हम देखेंगे। को करिकुलर मास्टर, शुक्ला स्टडी पॉइंट और बीए करिकुलर, इन तीनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट है। और सभी यूनिट के नोट्स दोस्तों आपको मिलेंगे, हिंदी के सभी यूनिट के नोट्स मिलेंगे, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो भी सिलेबस चेंज होगा उसके लिए भी व्यवस्था करने का प्रयास रहेगा। अब देखिए ये चीजें आपके पाठ्यक्रम में, ये सब चीजें हर एक उसमें संकलित है। अब ऐसे नोट्स आपको मिल जाएगा। तो ये नोट्स आपको अगर प्राप्त करना है दोस्तों, तो आप तुरंत जो है फीस जमा कर दीजिए। फीस कैसे जमा करनी है? मात्र 100 रुपए फीस में आपको सब कुछ मिल जाता है। कैसे फीस जमा करनी है, कैसे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जोड़ना है, वहां पर सभी इकाई के नोट्स आपको मिल जाएंगे। जितनी इकाई हमने बताई सभी इकाइयों के आपको नोट्स मिल जाएंगे और घबराने की बिल्कुल आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। चले, प्रश्न आपका जो है नंबर है 9984 039 139। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। आपके लिए ऑफर भी लॉन्च किया गया है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। थर्ड सेमेस्टर की फीस दोस्तों कितनी रखी गई? मात्र 100 रुपए फीस रखी गई है। तो इसी तरह लिख करके आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा। जैसे आप दुकान पे जाते हैं, कोई किताब खरीदते हैं या आप कोई समोसा खाते तो आप स्कैनर पे पेमेंट करते हैं, सेम ऐसे ही पेमेंट करना, कोई उसमें अलग पेमेंट का मेथड नहीं होता है। तो ऐसे पेमेंट करना है। आप ऑनलाइन माध्यम चलाते तो आप खुद जमा कर सकते हैं या आपके घर में कोई ऑनलाइन माध्यम चलाता है तो उससे भी आप फीस जमा करवा सकते हैं। मात्र 100 रुपए फीस आपके लिए लगेगी।
थर्ड सेमेस्टर का पूरा सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। थर्ड सेमेस्टर के नोट्स इकाई 1 से लेकर के इकाई 8 तक समस्त नोट्स आपको प्राप्त होंगे। इसमें जैसे आप फीस जमा करेंगे तुरंत आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहीं पर उसी व्हाट्सएप ग्रुप में लाइव क्लास की लिंक, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स, तमाम सारे पिछले वीडियो, पुराने वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सभी को आपको नोट्स मिल जाएगा। और ये नोट्स दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, सभी इकाइयों का नोट्स आपको मिल जाएगा पीडीएफ का, ठीक है, यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 8 तक सभी इकाइयों के आपको नोट्स मिल जाएंगे। एक सब्जेक्ट का नहीं, आपको सभी विषय का नोट्स मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, यानी कि जैसे आपका हिंदी के साथ संस्कृत है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, तो सभी विषय का यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएगा इकाई 1 से लेकर के इकाई 8 तक, ठीक है। और हर एक इकाई में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब हिंदी में तो हर एक चैप्टर में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं रख रहा हूं, यानी कि ऑब्जेक्टिव लिखित दोनों टाइप के क्वेश्चन हैं सर, पिछले कई वर्षों के सॉल्यूशन क्वेश्चन पेपर के, और अब की बार जो क्वेश्चन पेपर होगा उसको भी आपका सॉल्व करवाया जाएगा। तो ये सब आपको मिलता रहेगा मात्र और मात्र इसी 100 रुपए फीस में। अब ऑफर क्या है दोस्तों, जो कुछ बच्चे कमेंट करते हैं गुरुजी हमको थर्ड एंड फोर्थ इकट्ठा फीस जमा करनी है, तो हम क्या करें? तो हमारे लिए कोई छूट की व्यवस्था है, हमारे लिए कोई ऑफर है? बिल्कुल ऑफर है दोस्तों। 100 रुपए में थर्ड सेमेस्टर का फीस है, लेकिन अगर आप फोर्थ सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर एक साथ फीस जमा करते हैं, वैसे तो थर्ड सेमेस्टर का फीस कितना है? 100 रुपए है। फोर्थ सेमेस्टर का फीस बाद में लेंगे तो फिर 100 रुपए लगेगा, तो इसलिए 200 रुपए आपकी फीस हो जाती है दोस्तों। लेकिन या 200 रुपए फीस आपकी नहीं लगती है जब आप एक साथ फीस जमा करते हैं। थर्ड एंड फोर्थ दोनों सेमेस्टर का एक साथ अगर आप फीस जमा करते हैं, मात्र और मात्र 150 रुपए, 150 रुपए फीस में दोस्तों, मात्र और मात्र 150 रुपए फीस में पूरा थर्ड सेमेस्टर और पूरा फोर्थ सेमेस्टर, सभी यूनिट का पीडीएफ नोट्स, सभी यूनिट के आपके तमाम सारे जो है मॉडल पेपर, मैराथन क्लास के लेक्चर लिंक, सब कुछ आपको पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन सब कुछ आपको मिलता है। आप खुद ही सोचो, एक मार्केट से आप जाएंगे सीरीज खरीदने के लिए, एक सीरीज का दाम 60 रुपए है, तो 5 विषय कम से कम आपको पढ़ने पड़ते हैं बीए के थर्ड सेमेस्टर में, तो 6×5 30, 300 रुपए की आप मार्केट से सीरीज लाते हैं, जिससे फंसे या ना फंसे उसकी कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है। अगर 2 सेमेस्टर देखेंगे तो 600 रुपए की सीरीज आपको लेना पड़ता है, और 150 रुपए में 2 सेमेस्टर का आपको दे रहा हूँ, वीडियो लेक्चर्स भी आपको उसमें रहता है, और आप डायरेक्टली हमसे जुड़ पाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और कोई जानकारी आपको चाहिए होती है तो आप तुरंत एसएमएस करते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको बताया जाता है, यानी आप डायरेक्टली हमसे जुड़ करके, और कोई भी समस्या होती तो आप उसको हमें बताते हैं, हम उसका समाधान आपको देते हैं, ये सब चीजें हैं। और ठीक है, तो आप 100 रुपए वाला कोर्स भी ले सकते हैं जिसमें थर्ड सेमेस्टर आपको मिलेगा, और आप 150 रुपए वाला कोर्स भी ले सकते हैं, इसमें थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर एक साल तक मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप पूछें तो मैं बताऊंगा कि आप 150 वाले कोर्स में ज्वाइन हो, इसमें आपका 50 रुपए की बचत होती है। अब दोस्तों हम हिंदी कहानी के उद्भव और विकास को चर्चा करने का प्रयास करते हैं, किस तरीके से हिंदी कहानी हमारे समक्ष आई, हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ, एक एक चीजों को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते थोड़ा सा, ठीक है। चले चले तो कहानी गद्य की एक ऐसी लघु विधा, छोटी विधा होती है जिसको 20 मिनट में आप पढ़ करके समाप्त कर देते हैं, पहली बात। और जीवन की किसी एक घटना, किसी एक अनुभव या किसी भाव को सरल तरीके से सजीव करके और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया था कहानी के माध्यम से। पूरे जीवन की कथा नहीं, बल्कि किसी एक घटना का, किसी एक अंश का, किसी एक भाव का जो है इसमें वर्णन किया जाता है। डॉक्टर गुलाब राय कहते हैं कहानी की परिभाषा को देते हुए, ये कहानी जीवन की किसी एक पक्ष या एक क्षण विशेष का कलात्मक चित्रण होता है। कलात्मक मतलब कि इसमें तमाम प्रकार के कला के इसके तत्व होते हैं, जैसे कि इसका कथानक, इसकी भाषा शैली, इसके जो है वातावरण, इसमें कथोपकथन जो होता है, जो पात्र होते हैं, संवाद शैली होती है, उसको रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, क्या कहते हैं डॉक्टर नगेंद्र साहब? डॉक्टर नगेंद्र साहब कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? ये कहते हैं कहानी वह गद्य विधा है जो आकार में छोटी हो और किसी एक घटना या भाव को केंद्र में रख करके लिखी गई हो, यानी किसी एक घटना, किसी एक भाव को केंद्र में रख करके उसी के इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है, ठीक है। ये कहा डॉक्टर नगेंद्र ने। अब आते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह? डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि कहानी जीवन की किसी एक घटना का सजीव, रोचक और प्रभावपूर्ण चित्र होता है। क्या कहते हैं? किसी एक घटना का सजीव चित्र होता है, रोचक ढंग से और इफेक्टफुल, एक ऐसा चित्रण किया जाता है लेखक के द्वारा, कहानीकार के द्वारा, जो कि लगता है कि घटना हमारे समक्ष ही हो रही है। कहानी की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे,
कहानी की पहली विशेषता यह है कि लघु आकार की गद्य रचना है, पहली बात, यानी ये छोटी होती है। दूसरी बात है मुख्य घटना या भाव, एक ही मुख्य घटना या एक ही भाव पर केंद्रित होती है। रोचकता और संक्षिप्तता, यानी छोटी होती है और रोचक होती, पढ़ने में मजा आता है, एक ही बार में एक ही बैठा हुआ में पढ़ करके आप इसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, एक ही बार में इसको आप पढ़ करके खत्म कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ जीवन सत्य का कलात्मक चित्रण इसमें किया जाता है और सामान्य जनजीवन से संबंधित होती है कहानी। यथार्थ और संवेदनशीलता भी इसमें होती है। प्रभाव, उत्पादकता, भाषा शैली होती है, यानी एक लाइन पढ़ने के बाद में या आधी कहानी के पढ़ने के बाद में आप रुक नहीं सकते, पूरी कहानी पढ़ने पर मजबूर कर देती है। अंत में मार्मिक या सारगर्भित प्रभाव पड़ता है, एक प्रभाव छोड़ती है आपके ऊपर कहानी। तो कहानी का जो उद्देश्य होता है उसमें सफलता प्राप्त तब होती है जब वह सारगर्भित प्रभाव आपके ऊपर छोड़ देती है। ठीक है, ये चीजें इसमें क्लियर होती हैं। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ने का प्रयास करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो जाता है, आगे बढ़ा जाए। क्लियर, चले, तो ये रही कहानी की कुछ विशेषताएं। अब कहानी के उद्भव की पृष्ठभूमि समझते हैं, कैसे उद्भव हुआ कहानी का। देखिए, हिंदी कहानी का उद्भव 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में हुआ। भारतीय समाज में पश्चिमी शिक्षा, मुद्रण यंत्र और पत्र पत्रिकाओं तथा आधुनिक विचारों का प्रभाव बढ़ रहा था, इस वजह से हुआ। अंग्रेजी और बंगला साहित्य के संपर्क से क्या हुआ कि उनमें कहानियां, अंग्रेजी साहित्य में और बंगला साहित्य में कहानियां पहले से लिखी जा रही थी, तो उनका प्रभाव, उनसे संपर्क हुआ हिंदी का, और हिंदी में नई गद्य विधाओं का विकास होना शुरू हुआ, क्योंकि हिंदी गद्य का विकास अभी हो ही रहा था। भारतेंदु युग में निबंध लिखे जा रहे थे, नाटक लिखे जा रहे थे, उपन्यास भी लिखे जा रहे थे, लेकिन उसी के साथ साथ एक छोटी विधा की भी विकास हुआ जिसको कहानी कहा गया। अब दोस्तों, हिंदी कहानी के प्रारंभिक रूप की अगर बात की जाए तो प्रारंभ में क्या होता था। प्रारंभ में दोस्तों हिंदी में जो रचनाएं लिखी गई वे पूर्ण विकसित कहानी नहीं थी, बल्कि लोक कथाएं हुआ करती थी। दंत कथाएं, मतलब कि जो मतलब कि दंत कथाओं, मतलब कि जो इधर उधर कही जाती थी, जो है इधर उधर मंचों पर, गांव वगैरह के नुक्कड़ों पर धार्मिक आख्यान हुआ करते थे, लेकिन एक बेसिकली जो कहानी के क्राइटेरिया है उस पर फोकस नहीं करती थी। ठीक है, तो इसलिए ये एक प्रकार से कहानी की श्रेणी में उसको नहीं रख सकते थे हम लोग। ठीक है, तो कहानी के जो तमाम सारे मापदंड है उस पर खरी नहीं उतरती हैं। नीति की कथाएं, ऐतिहासिक प्रसंग, चमत्कारिक विवरण, ये सब आपको मिलते हैं हिंदी कहानी के प्रारंभिक रूप में। पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लघु गद्य कथाएं, लघु रचनाएं भी आपको दिखाई पड़ती है। इन्हीं रचनात्मक प्रयासों से आगे चल करके आधुनिक हिंदी कहानी का जन्म होता है, और जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हिंदी कहानी का उद्भव दोस्तों 1900 ईस्वी के आसपास माना जाता है। हिंदी की प्रथम हिंदी कहानी संग्रह सरस्वती पत्रिका से ही प्रकाशित हुआ। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी मानी जाती है। इसके लेखक है माधवराव सप्रे, 1901 में प्रकाशित हुई। हालांकि पहली कहानी हिंदी की इंदुमती को भी कहा जाता है। लेखक है किशोरीलाल गोस्वामी। वर्ष 2000 मतलब 1900 ईस्वी में किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी लिखी गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वगैरह इंदुमती को ही पहला कहानी स्वीकार करते हैं, लेकिन जब आधुनिक शोध हुआ तो माधवराव सप्रे की एक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी सामने आई, और 1901 में है। चूंकि ये मौलिक है, यानी ये कहानी दोस्तों इस पर किसी का प्रभाव नहीं है, ये मौलिक कहानी, हिंदी की पहली मौलिक कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, 1901 में लिखी गई। हिंदी की पहली कहानी होने का दर्जा जो प्राप्त हुआ है अभी तक, वो दोस्तों इंदुमती को ही प्राप्त है। किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है, 1900 में प्रकाशित हुई सरस्वती पत्रिका से। ये इसकी पत्रिका दूसरी थी माधवराव सप्रे वाली की। ठीक है, अब थोड़ा सा और चीजों को समझते हैं। अब हिंदी कहानी के प्रारंभिक रूपों में जो रचनाएं मिली उनके बारे में देखें। पहली रचना है किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती, 1900 ईस्वी में। इसे हिंदी की प्रारंभिक कहानी माना जाता है। यह तिलस्मी और अय्यारी तत्वों वाली कलात्मक कथा है। इसमें तिलस्मी यानी जादुई चीजें और अय्यारी वाले तत्व जो है इसमें शामिल किए गए हैं। इस पर छायावाद, मतलब ये एक प्रकार से ऐसा कहा जाता है कि ये जो है टेम्पेस्ट का छाया अनुकरण है, यानी कि जो दूसरी कहानी है एक शेक्सपियर की कुछ कहानी, उससे कुछ तुलना की जाती है कि भाई उससे है, इसलिए इसको मौलिक कहानी नहीं कहा जाता। दूसरे है माधवराव सप्रे, एक टोकरी भर मिट्टी, 1901 में प्रकाशित कहानी पहली मौलिक कहानी और आधुनिक हिंदी कहानी मानी जाती है। इसमें ग्राम जीवन और मानवीय संवेदना का यथार्थ चित्रण किया गया है माधवराव सप्रे के द्वारा। ये कहानी हिंदी की पहली कहानी होने का दर्जा प्राप्त कर चुकी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। अब हिंदी कहानी के विकास में जो पत्र पत्रिकाओं की भूमिका रही वो क्या रही। देखिए, पत्र पत्रिकाओं ने हिंदी कहानी के विकास में
बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे कि सरस्वती पत्रिका ने नंबर 1 की भूमिका निभाई, इंदु पत्रिका, हिंदी प्रदीप, करमवीर, चांद और माधुरी जैसी पत्र पत्रिकाओं ने हिंदी के विकास में काफी योगदान दिया। ठीक है, प्रकाशित इन्हीं पत्रिकाओं से कहानियां प्रकाशित होकर के पाठकों तक पहुंचती थी और कहानी विधा का विकास हुआ। इस प्रकार लिखेंगे 19वीं शताब्दी के अंत तक 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदी कहानी की नींव पड़ती है और आगे चल करके समृद्ध और सशक्त साहित्यिक विधा के रूप में विकसित हुई। बेसिकली यूं कहे कि 1901 ईस्वी में या 1900 ईस्वी के बाद कहानी का प्रादुर्भाव हुआ, तो 1900 से लेकर के 1920 तक का जो समय काल है दोस्तों, इसको हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। द्विवेदी युग यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जो युग मशहूर है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब हिंदी कहानी का प्रारंभिक विकास जो हुआ उसको थोड़ा सा और इसकी पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करते हैं तीव्र गति से। जैसे विस्तार से हिंदी कहानी का विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में धीरे धीरे प्रारंभ हुआ। इस काल में समाज में नए विचारों का संचार हो रहा था, जैसे अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार, छापा खानानी समाचार पत्र छप रहे थे, आधुनिक साहित्य, नए मध्यम वर्ग और सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रभाव बढ़ रहा था। लोगों में ज्ञान अर्जन की रुचि बढ़ी। इसके फलस्वरूप गद्य साहित्य की ओर इसका झुकाव बढ़ा। चूंकि समाज जो होता है साहित्य का दर्पण होता है, समाज में बदलाव हुआ तो साहित्य में भी बदलाव होना शुरू हो गया। कहानी प्रारंभ में मनोरंजन के साधन के रूप में लिखी गई, परंतु धीरे धीरे करके कहानी में उपदेश, आदर्श, समाज सुधार और यथार्थ के तत्व सम्मिलित होने लगे। प्रारंभिक कहानियां मूलतः अनुवाद किसी दूसरे भाषा की, जैसे बंगला की या जो है संस्कृत की या फिर जो है अंग्रेजी की, मतलब अंग्रेजी कह रहा हाँ अंग्रेजी की, तो इनसे इनका अनुवाद हो रहा था, रूपांतरण किया जाता है, कलात्मक आख्यानों के रूप में आपको दिखाई पड़ती है। किशोरीलाल गोस्वामी की जो कहानी है बड़ी फेमस है। किशोरीलाल गोस्वामी 1843 से 1905 का समय काल है। हिंदी के प्रारंभिक गद्य लेखकों में महत्वपूर्ण स्थान इनको प्राप्त हुआ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा अगर बात की जाए, आगे बढ़ा जाए। देखिए, तो ये किशोरीलाल गोस्वामी जी उपन्यासकार थे, नाटककार थे, निबंधकार थे और कहानीकार थे। इनकी रचनाओं में आदर्शवाद, रोमांच, प्रेम और मनोरंजन की प्रधानता मिलती है। इनकी भाषा सरल है, सहज है, रोचक है। इन्होंने आधुनिक हिंदी कहानी के विकास में आधार भूमि तैयार की। किसने? किशोरीलाल गोस्वामी साहब ने। इंदुमती इनकी कहानी है और इसके अलावा और तमाम सारी कहानियां इन्होंने लिखी हुई है। हालांकि इंदुमती ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इनके बारे में जानने की आवश्यकता आपको नहीं। इंदुमती की वजह से जाने जाते हैं। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। किसने लिखा है? किशोरीलाल गोस्वामी ने। किस पत्रिका से? सरस्वती पत्रिका संपादित हुई और कब प्रकाशित हुई? 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। हिंदी का पहली कहानी होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है, ये बात आप बस इतना बता दीजिएगा। अब इंदुमती का महत्व ये है दोस्तों, इंदुमती के महत्व की अगर बात की जाए तो किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती का प्रकाशन 1901 मतलब 1900 ईस्वी में हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के रूप में हुआ था। यह कहानी ऐतिहासिक प्रेम कथा है, जिसमें प्रेम, त्याग, वियोग और आदर्श भावनाओं को चित्रण किया गया है। कथात्मकता, संवाद, चरित्र चित्रण और रोचक घटनाक्रम की वजह से इसको आधुनिक कहानी की दिशा में एक पहला सशक्त प्रयास माना जा सकता है। यह कहानी पाठकों में अत्यंत लोकप्रिय हुई और हिंदी कहानी के विकास में एक माइलस्टोन मानी जाती है, मील का पत्थर मानी जाती है। हालांकि ये एक प्रकार से अभी तक मानी जाती थी, लेकिन आधुनिक शोधों के हिसाब से इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया, क्योंकि इस पर किसी दूसरी रचना का प्रभाव दिखाई पड़ता है। अब माधवराव सप्रे की एंट्री होती है। एक टोकरी भर मिट्टी 1871 से 1926 का समय काल है इनका। हिंदी कहानी का वास्तविक प्रवर्तक इन्हीं को मानते हैं। प्रसिद्ध कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, इसका प्रकाशन 1901 में हुआ। हिंदी की पहली यथार्थवादी कहानी इसी को माना जाता है। इस कहानी में किसान जीवन, गरीबी, मानवीय संवेदना और यथार्थ चित्रण किया गया है। इस कहानी ने हिंदी कहानी को मनोरंजन प्रधान कथा से निकाल करके यथार्थ के धरातल पर स्थापित करने का काम किया। ये थे दोस्तों माधवराव सप्रे। इनकी जो कहानी सबसे इंपॉर्टेंट है, एक टोकरी भर मिट्टी, यही याद रखिएगा। हिंदी कहानी के आरंभ को लेकर के विद्वानों में काफी मतभेद रहा है। जैसे डॉक्टर बच्चन सिंह किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी को ही हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी स्वीकार करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल माधवराव सप्रे की टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की सच्ची और आरंभिक कहानी माना जाना चाहिए, ऐसा कहते हैं, क्योंकि इसमें यथार्थ जीवन का चित्रण है। हालांकि रामचंद्र शुक्ल ने ही एक प्रकार से इसको मतलब की पहली कहानी किशोरीलाल गोस्वामी जी को बता दी है। डॉक्टर नगेंद्र का मत है कि हिंदी कहानी का विकास क्रमिक है, इसे किसी एक रचना या लेखक से सीमित करना उचित नहीं है। गुलाब राय कहते हैं कि आधुनिक हिंदी कहानी का प्रारंभ 1900 के आसपास माना जाना चाहिए। इस तरीके से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग चीजें बताने का प्रयास किया है।
ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे जब बढ़ते हैं तो हमारे समक्ष और भी चीजें आती हैं, जैसे कि कहानी के विकास में पत्र पत्रिकाओं की भूमिका भी खूब ज्यादा रही है। जैसे सरस्वती पत्रिका 1900 से हिंदी कहानी को प्रतिष्ठा दी। अनेक श्रेष्ठ कहानियां प्रकाशित किससे होती थी? सरस्वती पत्रिका से ही होती थी। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन दोस्तों जब संभाला किसने? भारत उन्होंने, क्या नाम है, महावीर प्रसाद द्विवेदी साहब ने। तो इस पत्रिका ने काफी हद तक काम किया। हिंदू पत्रिका 1909 से नई रचनाओं के प्रकाशन से कहानी को प्रोत्साहन मिला। हिंदी प्रदीप कहानी, नाटक, उपन्यास ये सब प्रकाशित करवाती थी। भारत मित्र समाज सुधारवादी और यथार्थपरक कहानियों का प्रकाशन होता था। हरिश्चंद्र मैगनीज से जनजीवन से जुड़ी कहानियां प्रकाशित हुआ करती थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सरस्वती पत्रिका की रही, जिसका प्रकाशन किया महावीर प्रसाद द्विवेदी साहब ने। उन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग बना हुआ है। ठीक है। अब दोस्तों अब चर्चा करते हैं कि हिंदी कहानी का जो विकास हुआ है वो किन किन युग में कैसे कैसे हुआ। प्रेमचंद जी को हम हिंदी कहानी का प्रोधा इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी की अगर बात की जाए तो वह जो थे दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी, वह एक प्रकार से कहानी सम्राट कहे जाते हैं, उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, क्योंकि उनके जैसा उपन्यास या कहानी किसी ने नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। तो 12 से अधिक उपन्यास और 300 से अधिक कहानियां लिखने के लिए जाने जाते हैं। उर्दू हिंदी सभी में कहानियां लिखी। तो प्रेमचंद से पूर्व, प्रेमचंद से पहले की कहानियां, प्रेमचंद के बाद की कहानियां, प्रेमचंद के युग की कहानियां, ऐसे कहानी के युग को हम बांटेंगे। तो प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, एक परिचय समझते हैं इसका। हिंदी कहानी का विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से प्रारंभ होता है। 1880 से 1936 के पूर्व, यानी 1880 के पहले की पूर्व की कहानी को समानता प्रेमचंद युग की कहानी कहा जाता है। यह काल लगभग में 1900 तक माना गया है। ठीक है। इस काल में कहानी विधा का स्वरूप निर्माण अवस्था में था। कथा साहित्य को विविध नामों से पुकारा जाता था। कहानी, कथा, आख्यान, दंत कथा, उपकथा, लघु कथा, छोटी कहानी और मनोरंजक कथा के नाम से कहानी को कहते थे। इस काल की कहानियां मुख्यतः नैतिक, उपदेशात्मक या उपदेश प्रधान, रोमांचक, तिलस्मी, ऐतिहासिक और पौराणिक विषयों पर आधारित हुआ करती थी। यद्यपि शिल्प की दृष्टि से कहानियां परिपक्व नहीं थी, तो इसमें कला के तत्व जो है उनका अभाव था। ठीक है। जैसे कभी किसी में कथानक ज्यादा है, किसी में संवाद नहीं, किसी में उद्देश्य नहीं है, किसी में भाषा अच्छी नहीं, किसी में शैली अच्छी नहीं है, तो ये दिक्कत थी। ठीक है। लेकिन आगे चल करके आधुनिक कहानी की जब नींव पड़ती है तो ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। आप प्रेमचंद से पहले की कहानियों की अगर बात की है, कुछ चीजों को अगर मैं बताऊं आपको, तो प्रेमचंद से पहले की जो कहानियां हैं दोस्तों, उनमें देखें, प्रेमचंद से पहले की कहानियां प्रायः पारसी रंगमंच, उपदेशात्मक साहित्य, लोक कथाओं और अनुदित साहित्य से प्रभावित हुआ करती थी। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, किससे? अनुदित साहित्य से लोग ये प्रकाशित हुआ करती थी। ठीक है। आप देखें, इन कहानियों का उद्देश्य अधिकतर मनोरंजन तथा नैतिक शिक्षा देना होता था, यानी कि मोरलिटी के सिखाती थी, क्या अच्छा है क्या बुरा, इसका ज्ञान कराती थी। कथानक बिल्कुल से ढीला ढाला, भाषा अलंकारिक हुआ करती थी, शैली एकदम से वर्णात्मक हुआ करती थी, कोई कहानी ऐसा कुछ लगता नहीं था। यथार्थ जीवन का चित्रण बहुत कम देखने को मिलता है। फिर भी यह काल हिंदी कहानी की आधारभूमि कहा जा सकता है, क्योंकि यहीं से हिंदी कहानी का विकास हुआ। जैसे तमाम प्रकार की कहानी कार इसमें आप देते, प्रेमचंद पूर्व कहानीकारों में किशोरीलाल गोस्वामी का नाम आता है। ठीक है। माधवराव सप्रे का नाम, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, गिरिजा दत्त वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रारंभिक कहानी इन्होंने भी लिखी हैं। कामता प्रसाद गुरु, शिव पूजन सहाय प्रारंभिक कहानियों में जाने जाते। तो ये सारे कहानीकार प्रेमचंद युग के कहानीकार हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अगर बात की जाए तो इनकी जो कहानी है ये एक प्रकार से बड़ी फेमस कहानीकार माने जाते हैं और आधुनिक कहानी के पुरोधा भी स्वीकार किए जाते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ही विद्वान आदमी थे कहानीकार में, इनका नाम जरूर लेना चाहिए। देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी कहानी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव इन्हीं के रूप में आता है। 1883 में जन्म, 1922 में मृत्यु। इनका वास्तविक नाम था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये पेशे से एक अध्यापक थे और लाहौर के डीएवी कॉलेज में पढ़ाते थे। इनकी भाषा पर असाधारण अधिकार था। संस्कृत, प्राकृत, पाली, फारसी और अंग्रेजी भाषा के अच्छे विद्वान थे। इन्होंने कम कहानियां लिखी, परंतु जो भी लिखी अमर कहानियां हो गई। जैसे कि इनकी कहानियों में उसने कहा था, कहानी को पढ़ेंगे तो मील का पत्थर मानी जाती है, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, ऐसी कहानियां लिखी जो कहानी एकदम से कहानी के उसमें परफेक्ट आती हैं। ठीक है। उसने कहा था कहानी बड़ी फेमस कहानी है। इसका महत्व इसलिए चूंकि हिंदी साहित्य में कहानी का एक
जबरदस्त चीज सामने आती है। ठीक है, अब चीजों को और समझाते हैं। हिंदी की जो कहानी उसने कहा था कहानी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो उसने कहा था कहानी का महत्व यह है, यह कहानी 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है। प्रेम, त्याग, कर्तव्य निष्ठा, देशभक्ति और वचन पालन की अनुपम कहानी इसमें आपको दिखाई पड़ती है। कथा सार संक्षेप में है कि एक बार लहना सिंह नामक युवक ने अपने मित्र से कहा था कि यदि कभी तुम जो है मुश्किल में पड़ो तो मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। युद्ध के समय मित्र को बचाने हेतु लहना सिंह सचमुच अपनी जान की परवाह किए बिना शत्रु सैनिकों के बीच चला जाता है और अपने अपने वचन की लाज रखते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाता है। तो कहानी यहाँ पर थोड़ा आधुनिक करवट लेती है और कहानी फ्लैशबैक वगैरह में भी जाती आती रहती है। मैं तो इसका ये है कि यह कहानी आदर्शवाद, कर्तव्य निष्ठा और भारतीय सैनिक के चरित्र का उत्तम उदाहरण है। कहानी का शिल्प अत्यंत सघन, प्रभावशाली और कलात्मक है। संवाद, मार्मिकता और चरित्र चित्रण की दृष्टि से यह सच्ची ये कहानी हिंदी कहानी की अमर कहानी मानी जाती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये कहानी बड़ी फेमस कहानी, बहुत ही जबरदस्त कहानी मानी जा सकती है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। तो ये कहानी बड़ी जबरदस्त कहानी दोस्तों। ठीक है, और उसने कहा था यह है कि वचन की मर्यादा, कर्तव्य पालन की अनूठी मिसाल है। तो ये पहली कहानी ऐसी है जो कि एक प्रकार से एक अलग धरातल पर कहानी लिखी गई। प्रारंभिक कहानी की प्रमुख प्रवृत्तियों की अगर बात की जाए, इसमें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इस काल की कहानियों में कि उपदेशात्मकता और नैतिक शिक्षा इसमें आपको दिखाई पड़ती है। आदर्शवाद और आदर्श पात्रों की प्रधानता आपको दिखाई पड़ेगी। रोमांचक, तिलस्मी, ऐतिहासिक और पौराणिक विषय पर कहानियां लिखी गई। देशभक्ति और त्याग की भावना आपको इसमें दिखाई पड़ती है। इसके साथ साथ दोस्तों इसकी अगली विशेषता यह है कि इसमें भावुकता भी है कहानी में, करुणा के भाव भी आपको दिखाई पड़ेंगे। घटना प्रधान कहानी लिखी गई। चरित्र की अपेक्षा कथानक पर विशेष बल दिया गया। ठीक है, कैरेक्टर पर उतना नहीं, घटनाओं पर ज्यादा फोकस किया गया। घटना प्रधान कहानी लिखी जा रही थी। मनोरंजन प्रधान कहानी लिखी जा रही थी। लोगों का मनोरंजन करने के लिए कहानी लिखी जा रही थी प्रारंभ की। यथार्थ जीवन बहुत कम आपको दिखाई पड़ता है ऐसी कहानियों में। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों थोड़ा सा और चीजों को समझते हैं। भाषा और शिल्प की विशेषता, उस समय भाषा कैसी थी और किस तरीके की कहानियां, शिल्प कैसा था। देखिए, भाषा पर संस्कृत निष्ठ और अलंकारिक प्रभाव था, यानी कि संस्कृत की मिलीजुली भाषा, खड़ी बोली का प्रयोग होता था और भाषा एकदम से चमत्कारिक थी, अलंकारिक भाषा का प्रयोग था। वाक्य लंबे, वर्णनात्मक और भारयुक्त हुआ करते थे। कहीं कहीं उर्दू फारसी के शब्दों का भी प्रयोग हो जाता था भाषा में। संवाद कम और वर्णन अधिक ज्यादा मिलता है। शिल्प अभी परिपक्व नहीं था, कथानक बिल्कुल शिथिल जान पड़ता था। ये सब इसकी विशेषताएं थी। प्रभाव उत्पादकता के लिए अतिरंजना और संयोगों का इसमें तालमेल मतलब की संयोजना का प्रयोग किया जाता था ताकि प्रभाव जमे कहानी में। कहानी में प्रस्तावना और उपसंहार की परंपरा थी। शुरुआत में पहले प्रस्तावना में कुछ चीजें समझाई जाती थी और उपसंहार में उसका निष्कर्ष बताया जाता था। तो ये बताने की आवश्यकता पहले पड़ती थी। बाद की कहानियों में ऐसा नहीं होगा। चरित्र चित्रण सहतही और आदर्शवादी था। देश काल का सीमित और सांकेतिक चित्रण आपको दिखाई पड़ता है। तो ये चीजें यहाँ पर आपने समझी। अब दोस्तों हिंदी कहानी का स्वर्णिम विकास की शुरुआत होती प्रेमचंद युग से। अब प्रेमचंद युग की अगर बात की तो प्रेमचंद का परिचय सबसे पहले समझते, प्रेमचंद जी कौन थे। प्रेमचंद जी के घर पर भी मैं गया हूँ। ठीक है, और ये बनारस में इनका घर पड़ता है, लमही नाम का एक स्थान है वहीं पर, यहाँ पर मैं गया हुआ हूँ। ठीक है, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 ईस्वी को, ग्राम लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। घर में गया हूं जहां पर बैठ करके लिखते थे, 2 मंजिले पर इनके गया हूं। ठीक है, मूल नाम था इनका धनपत राय श्रीवास्तव। पिता का नाम था मुंशी। ठीक है, डाक विभाग में लिपिक थे ये। ठीक है, और आनंदी देवी इनकी माता का नाम था। मिडिल तक की शिक्षा आगे स्वाध्याय से अध्ययन किया। प्रारंभिक नौकरी में शिक्षक के रूप में इन्होंने काम किया। ठीक है, उपनाम इनका था नवाब राय। प्रारंभ में लेखन जब करते थे नवाब राय नाम से तो ये उर्दू में लिखा करते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से विख्यात हुए जब ये हिंदी में लिखने लगे। प्रमुख विधाओं की बात की तो उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, कहानियों के सिरमौर कहे जाते हैं, नाटक भी लिखा, निबंध भी लिखा, संस्मरण, बाल साहित्य, संपादकीय लेखन, तमाम सारा काम किया। प्रमुख रचनाओं में आप देखेंगे उपन्यास में सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गोदान, कर्मभूमि, गबन, ऐसे तमाम प्रकार के उपन्यास को लिखा और उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। निधन हुआ आपका 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को, बनारस उत्तर प्रदेश में ही। ठीक है, ये थे मुंशी प्रेमचंद जी। अब मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी की अगर विशेषताएं, हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद जी का क्या योगदान रहा इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, प्रेमचंद ने
हिंदी कहानी को परिपक्व किया। और एक ऐसी कहानी मतलब परिपक्व, आप देखते हैं इनकी कहानियों में 1916 से लेकर के 1936 तक का समय काल है। बेसिकली प्रेमचंद युग के नाम से जानते हैं इसको। 1916 से लेकर के या 1900 से मान सकते हैं, लेकिन 1916 से मैं मानूंगा क्योंकि 1916 में इनकी पहली कहानी आती है जिसका नाम है पंच परमेश्वर कहानी। 1916 में प्रकाशित होती है पंच परमेश्वर, ठीक है। और 1936 में इनकी लास्ट कहानी आती है कफन। दोनों कहानी में बड़ा डिफरेंस आपको दिखेगा, पढ़िएगा कभी, कफन कहानी पढ़िएगा और पंच परमेश्वर भी आपके पाठ्यक्रम में मैं पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। दोनों में बहुत अंतर है। तो इस काल को हम प्रेमचंद युग के नाम से जान सकते हैं। कहानी को लोक जीवन से जोड़ा इन्होंने और यथार्थ और उद्देश्य परक कहानी लिखने शुरू किया, यानी कि जो भी कहानी है तो कहानी का एक निष्कर्ष निकले, एक उद्देश्य निकले। उन्होंने कहानी को मनोरंजन मात्र न रहने दे करके समाज परिवर्तन और मानव मूल्यों का माध्यम, मतलब मानव मूल्यों का माध्य बताया कि माध्यम बनाया कि मानव मूल्य को लोगों तक पहुंचाना है, क्या सही है क्या गलत है कहानी के माध्यम से दिखाना है। ग्रामीण जीवन, किसान, मजदूर, स्त्री, दलित और निम्न वर्गीय जो जीवन था उसको कहानी के माध्यम से इन्होंने लोगों तक पहुंचाया, उसको कहानी का केंद्र बनाया। सरल भाषा, सहज भाषा और बोलचाल की भाषा का प्रयोग लिखा ताकि कहानी को हर एक व्यक्ति समझ सके, जनता उसको जान सके, ठीक है। कहानी को आदर्शवाद से निकाल करके यथार्थवाद की धरातल पर लाने का जो काम किया है वो मुंशी प्रेमचंद जी ने ही किया है। यानी कि पहले एक कहानी का एक सिस्टम होता था, इसी पर कहानी की एक प्रस्तावना होगा, उपसंहार, और मतलब राजा महाराजाओं की ही कहानी लिखी जाएगी। लेकिन अब जो है हर एक मुद्दे पर कहानी लिखी जाने लगी। प्रेमचंद की कहानियों ने हिंदी कहानी का विश्वसनीयता, गंभीरता और कलात्मक ऊंचाई प्रदान करी। तो प्रेमचंद के आने से हिंदी कहानी काफी फली फूली, ठीक है। यथार्थवादी और सामाजिक सरोकार की अगर बात की जाए इनकी कहानी में देखने को मिलता है। प्रेमचंद यथार्थवादी कहानी के समर्थक प्रवर्तक है। उनकी कहानियों में जीवन का यथार्थ चित्रण मिलता है। गरीबी के बारे में, शोषण के बारे में, अन्याय के बारे में, कुरीतियों के बारे में, सांप्रदायिकता के बारे में, लैंगिक भेदभाव के बारे में, जातिगत विषमता, इन सभी के बारे में कहानियों में तमाम इन मुद्दों को लिखा है। समाज के शोषित, पीड़ित और वंचित वर्ग के पक्षधर हुआ करते थे मुंशी प्रेमचंद। कहानियों में नैतिकता, सहानुभूति, न्याय और मानवता की बात करते हैं। परिवर्तनवादी लेखक हैं, समाज में सुधार और जागृति चाहते हैं ये, ठीक है। इनकी कहानी में दोस्तों जैसे पंच परमेश्वर कहानी 1916 में आई और लास्ट कहानी इनकी आती है 1936 में, उसका नाम है कफन, ये देखेंगे, ठीक है। ईदगाह 1917 में, पूस की रात 1930, बड़े घर की बेटी 1920, नमक का दरोगा 1916 में आई, सदगति कहानी 1931, दो बैलों की कथा 1938, ठाकुर का कुआं 1925, शतरंज के खिलाड़ी 1924, घास वाली 1934 और आत्माराम ये 1915 में। तो ऐसे तमाम प्रकार की कहानियां लिखेंगे। ये उनकी कहानी हो सकता है कि पहले लिखी गई हो, लेकिन इसको हटा दीजिएगा 1900 आत्माराम वाली, बाकी ये सारी कहानियां इन्हीं की हैं, ठीक है। ये इस तरीके से लिखा। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों की अगर बात की तो पंच परमेश्वर कहानी की अगर बात की जाए तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, हालांकि समझेंगे हम आगे चल करके, लेकिन फिर भी देख लें। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की मित्रता बैर की कथा है। जब अलगू जुम्मन के मुकदमे की पंच बनता है तो वह न्याय करता है और पक्षपात नहीं करता है, और इसके विपरीत जब जो है अलगू बनता है तो दोनों का बराबर अवसर मिलता है मित्रता और न्याय के कटघरे में खड़ा होने का। तो मित्रता वहां पर फीकी पड़ जाती है, लेकिन न्याय वहां पर जो है आगे बढ़ता है। तो पंच परमेश्वर की गद्दी पर बैठते ही मित्र, हित, व्यवहारी, घर द्वार सब भूल जाता है, वह भगवान पंच परमेश्वर के बराबर हो जाता है। इसी कहानी का मूल मंतव्य है न्याय, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा का आदर्श प्रस्तुत करती कहानी ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी है। ईदगाह कहानी छोटे बालक हमीद की कथा है। ईद के मेले में गया हुआ खिलौना खरीदने के लिए, बाकी सारे बच्चे खिलौना खरीदते हैं और ईद के मेले में वह अपनी दादी को देखता है कि वो जब खाना बनाती है चूल्हे पर तो तावे में उनका हाथ जल जाता, तो चिमटा खरीदता है, अपनी दादी को देता है। कहानी में ये है कि एक बच्चा जो एक प्रकार से आवश्यकता है चिमटे की, वो छोटा बच्चा है, देखता है दादी जल जाती है हाथ, चिमटा खरीद के ले जाता है। यहाँ पर बाल मन की संवेदना, त्याग और दादी पोते के प्रेम का अद्भुत वर्णन किया मुंशी प्रेमचंद ने। कफन कहानी आप देखें 1936 की। घीसू और माधव नामक आलसी बाप बेटे की कथा है, ठीक है। जो भोली, माधव की पत्नी का नाम है भोली, वह मर जाती है, मर जाती है, कफन के पैसे मिलते हैं, क्योंकि वह एक प्रकार से घीसू और माधव जो है आलू बाहर निकोल करके खा रहे हैं, ठंडी का महीना है, आलू जो है भूनी गई है उसी में और वही खा रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं। और जो ये पत्नी है इसके पास भी खाना नहीं, मतलब ये भी खाना नहीं खाई है और इसके पेट में बच्चा है। कमजोरी इतनी हो गई है कि ये एक प्रकार से इसी वजह से मर गई, चिल्लाती रही अंदर से। ये माधव की पत्नी, ना माधव जा रहा था ना घीसू जा रहा था, घीसू बप्पा है उसका, माधव इसका पति है, ठीक है। यानी कि एक ससुर है एक पति, दोनों नहीं गए, मर जाती बेचारी, ना घीसू जाता है ना माधव जाता है। और ऐसी स्थिति में
जब वो मर जाती है तब वो कहता है कि जा करके तुम देखो, कहता है जा करके तुम देखो। क्योंकि अगर चले जाएंगे कोई तो उसका जो आलू है, जो आलू भून करके खा रहा है, तो वो सोचता है अगर घीसू चला गया, माधव सोचता है कि अगर हमारे पप्पा जाएंगे देखने तो आज सारे आलू मैं खा लूंगा, और घीसू सोचता है कि अगर मैं चला गया तो माधव सारे आलू खा लेगा। इस तरीके से, जैसे आप मूंगफली खाए हैं साथ में कभी चार दोस्तों के साथ, जब मूंगफली आप खाते होते और रहे होंगे पहले, तो जब साथ में मूंगफली आप बैठ खाते हैं तो ये सोचते भाई इकट्ठा मूंगफली तो कितना जल्दी हम खा लें, ठीक है। तो अगर कोई मतलब अगर बहुत तेज से आपको टॉयलेट भी आई है तो आप टॉयलेट करने नहीं जाते हैं, क्योंकि अभी मूंगफलियां फलाने ज्यादा खा लेगा। ये होता है दोस्तों में। सिंगाड़ा कभी खाए होंगे साथ में बैठ करके तो, ठीक है, मूंगफली खाए होंगे तो ऐसा होता रहता है। तो ये चीजें ऐसे इसके साथ भी है, क्योंकि इनको खाना पहले से मिला नहीं, बहुत भूखे हैं बेचारे दोनों, और भूख की ऐसी मार्मिक दशा कि अपनी पत्नी की चीख आह उसकी नहीं सुन पाता है, और वो सुनता भी तो नहीं जाता है क्योंकि वो आलू ज्यादा खा लेगा। इस स्थिति पड़ा हुआ है और मर जाती है इसे चीख चीख करके, और स्त्री की एक प्रकार दयनीय स्थिति यहाँ पर दिखाई गई है। और जब उसकी मृत्यु हो जाती तो गांव के लोग, जो थोड़ा धनी मनी लोग हैं, वो थोड़ा बहुत पैसे इकट्ठा करते कि भाई चल कफन ले ले और जा करके इसको जो है, इसका जो है दाह संस्कार कर दो। तो मृत्यु पर मिले पैसे से कफन ना ला करके शराब पी लेते। क्योंकि जब कफन लाने के लिए जाते दोनों लोग, तो जाते रास्ते में देखते भैया बढ़िया पहले होटल देखते हैं, वहां पर दबा करके भोजन करते हैं। पूरा जीवन कभी उन्होंने ऐसा भोजन नहीं किया था। पिछली किसी बारात में ऐसा भोजन उनको मिला था, किसी बड़े साहब की बारात थी, तब घीसुर माधव को कहानी में ऐसा मेंशन है। तो उसके बाद में तब जब वो जाते हैं रास्ते में, तब वो एक प्रकार से भूख, मतलब कि कफन ना खरीद करके उस वजह से पहले भोजन करते हैं। जब पेट भर जाता है तब आगे जाते ठेका मिलता है दारू का, बढ़िया से कच्ची चढ़ाते हैं। तो दो दो जो है पैक लगता है घीसुर माधव का, वो उनको गरियाता है, वो उनको गरियाता है उसी में, और बढ़िया तरीके दोनों फिर झूमते हुए उसी में पड़ जाते हैं, कहीं इधर उधर सोए हुए रहते हैं, और इधर कफन का पैसा जो है वो निपटा देते हैं। तो यही कहानी है। यानी यहाँ पर दरिद्रता खूब दिखाई गई है, अमानवीय परिस्थितियों और नैतिक पतन की चरम स्थिति दिखाई गई है। पूस की रात कहानी में आप देखेंगे, पूस बहुत ठंडी का महीना होता है, 1930 की कहानी है। हल्कू नाम का एक जो है उसमें गरीब किसान है, उसकी कथा है, जो ठंड से बचने के लिए आग तापता है, और अंत में जब आग बहुत ज्यादा एक प्रकार से बुझ जाती है, ठंड बहुत बढ़ जाती है और ठंड से हार मान लेता है, तो एक प्रकार से वहीं पर एक कुत्ता होता है, उस कुत्ते को, झबरा नाम का कुत्ता था शायद, वो झबरे नाम के कुत्ते को जो है वो घीसू चपका, क्या नाम है उसका, हल्कू नाम का जो युवक है, वो चिपका लेता है, और कुत्ते को चिपक करके, जिस कुत्ते को रोज दिन में दर्द दर्द करके भगाता रहता है, उसी कुत्ते को पकड़ करके वो ठंड के मारे में चिपक करके कुत्ता इसको और इसको, कुत्ते को ये पकड़ करके पूरी रात बिता लेते हैं। तो ये पूस की रात की कहानी है, ठीक है। किसान जीवन की दारुण स्थिति और गरीबी का यथार्थ चित्रण किया गया है। तो इस तरीके से हमने तमाम सारी चीजों को देखने का प्रयास किया। अच्छा, इनकी कहानी की विशेषता तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है, कि क्या क्या है, ऊपर आपने देख ही लिया है। अब दोस्तों प्रेमचंद के बाद की कहानियों में आप देखते हैं, प्रेमचंद के बाद की कहानी। प्रेमचंद के बाद की कहानियों की अगर बात की तो प्रेमचंद के यथार्थवादी लेखन ने हिंदी कहानी को मजबूत आधार दिया। उनके बाद कहानी ने मनुष्य के अतरंग जीवन, मनोभाव और मानसिक संघर्षों की ओर अधिक ध्यान दिया। यानी अब यहाँ से कहानी जो है दोस्तों, प्रेमचंद के बाद में जो मार्क्सवादी कहानी अभी तक लिखी जा रही थी, उसके बाद में अब कहानी लिखी जाएगी दोस्तों, कौन सी, मनोविश्लेषणवाद की कहानी, मनोवैज्ञानिक कहानियां। 1920 के बाद हिंदी कहानी में मनोवैज्ञानिकता, व्यक्तिवाद और प्रयोगशीलता का विकास हुआ। इस काल में कहानी ने बाह्य घटनाओं के साथ साथ व्यक्ति के अंतर्मन, भावनाओं और इच्छाओं, और जो व्यक्ति की कुंठाएं हैं उन और उनकी जो द्वंद्व चल रहे उनकी कहानी लिखनी शुरू की। जैसे कि इस कहानीकारों में जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे, इलाचंद्र जोशी, इन्होंने हिंदी कहानी को नए शिल्प और नई संवेदना प्रदान करी। जैनेन्द्र कुमार की अगर बात करें, 1905 से 1988 का समयकाल है। 2 जनवरी 1905 में जन्म हुआ, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख कहानियों में परख, पत्नी, जंजीर, जयवर्धन, एक विहंगनी, त्यागपत्र नाम की कहानियां लिखी जैनेन्द्र कुमार ने। मनोवैज्ञानिक कहानी का प्रथम समर्थ कहानीकार माना जाता है जैनेन्द्र कुमार को। मतलब ये मनोवैज्ञानिक कहानी लिखते थे, यानी स्त्री के अंतर्मन की कहानी, बालक क्या सोचता है, ये सब चीजें। इनकी कहानियों में व्यक्ति के अंतर्मन, भावनाओं, प्रेम, त्याग, कुंठा और आत्मसंघर्ष का सूक्ष्म चित्रण मिलता है। गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है जैनेन्द्र कुमार, इसलिए उनकी कहानियों में नैतिकता और आत्मशुद्धि का भी भाव दिखाई पड़ता है। त्यागपत्र, सुनीता पाजेब, एक विहंगनी, जलखंडी, तमाम प्रकार की कहानियां लिखते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, आज्ञे जी की अगर बात की है तो सच्चिदानंद धीरानंद वात्सल्य भी इसी काल की कहानीकार है। 7 मार्च 1911 को जन्म हुआ, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये सब कहानी संग्रह है इनके। आज्ञे को प्रयोगवादी और नई कहानी का अग्रणी कहानीकार माना जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है।
और इनकी कहानियों में व्यक्तिवादी दृष्टि, आत्मानुशीलन, बौद्धिकता, अकेलापन, अस्तित्व बोध और जीवन की जटिलताओं का चित्रण मिलता है। भाषा शैली दोस्तों अत्यंत सुसंस्कृत है, प्रतीकात्मक और कलात्मक है। कहानियों की अगर बात की, शेखर एक जीवनी कहानी के रूप में है, प्रसिद्ध है, लेकिन एक उपन्यास है शेखर एक जीवनी। नदी के दीप, अमरबेल, कोठरी की बात, ये सब कहानी संग्रह भी कहानी भी है। इला चंद्र जोशी जी की अगर बात की जाए तो जन्म 17 नवंबर 1903 को होता है। लाहौर अब पाकिस्तान में है, वहां पर जन्म हुआ था। धूप छाह, आहुति, पराजय, सन्नाटा, जहाज का पंछी नामक कहानी संग्रह लिखा। कहानी दोस्तों एक होती है और कहानी संग्रह में कई सारी कहानियां होती हैं और उन कहानी संग्रह में कई सारी कहानियां लिखी जाती है। एक पुस्तक छाप दी जाती है, एक विशेष परिस्थितियों की कहानियां, एक जैसी कहानियों को एक पुस्तक में लिख करके उस पुस्तक का प्रकाशन करवा दिया जाता है, उसको कहानी संग्रह नाम दे देते हैं। ठीक है। बेसिकली जो उस कहानी उस पुस्तक की अच्छी कहानियां होती है उसी के नाम पर कहानी संग्रह का नाम रख देते हैं। इलाचंद जोशी मनोवैज्ञानिक कहानी के दूसरे प्रमुख स्तंभ है और अज्ञे भी। इनकी कहानी में मनुष्य के अंतर्मन की गहराइयों, कुंठा, हीनता, वासना, भय, ग्लानि, असंतोष और मानसिक द्वंद्वों का सूक्ष्म चित्रण मिलता है। इनकी शैली विश्लेषणात्मक, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक स्वर लिए हुए है। प्रमुख कहानियों में प्रेम, प्रेत की परछाई, सन्नाटा, जहाज का पंछी, अभागा, मोक्ष का मार्ग, ऐसे तमाम प्रकार की कहानियां इलाचंद जोशी ने लिखा। तो मनोवैज्ञानिक कहानियों की अगर बात की जाए दोस्तों, इसका अर्थ क्या है? देखिए, वह कहानी जिससे बाह्य घटनाओं की अपेक्षा व्यक्ति के अंतर्मन, व्यक्ति के विचार, भावनाएं, इच्छाएं, संदेह और आकांक्षा जो होती मन में और मानसिक संघर्ष, उनका चित्र जिस कहानी में होता है उसको मानसिक मनोवैज्ञानिक कहानी कहा जाता है। अंतर्मन की सूक्ष्म पड़ताल होती है इस कहानी में, पात्रों की मानसिक द्वंद्व और संघर्षों का चित्रण होता है, आत्मविश्लेषण, आत्मचिंतन और स्मृतियों का प्रयोग किया जाता है, प्रतीक, बिंब और संकेतों का अधिक प्रयोग होता है, कथानक की अपेक्षा मनोभावों पर अधिक बल दिया जाता है, भाषा शैली इसमें कलात्मक, संवेदनशील और आत्मपरक होती है। तो ये कहानियां हैं। ठीक है। अब व्यक्ति के अंतर्मन और मानसिक संघर्ष की अगर बात की तो प्रेमचंदोत्तर कहानीकारों ने यह अनुभव किया कि मनुष्य के व्यवहार का मूल कारण उनके अंतर्मन में छिपा होता है। मनुष्य व्यवहार कैसा करता है, उसके जो मन में होता है वही चीज वो बाहर व्यवहार में लाता है। तो इनकी कहानियों में पात्र समाज, परिवार और परिस्थितियों से संघर्ष करते हैं, साथ ही अपने भीतर के विचारों, भावनाओं, इच्छाओं, कुंठाओं और दुविधाओं से भी संघर्ष करते हैं। यह नैतिक तो यह संघर्ष नैतिकता, वासना के बीच, कभी कर्तव्य और कभी प्रेम के बीच, तो कभी आशा और कभी निराशा के बीच में संघर्ष चलता रहता है। इसी संघर्ष के द्वंद्व में ये फंसे रहते हैं और इसी पर कहानियां लिखी गई। इसी अंतर्मन की जटिलता का गहन विश्लेषण किया जैनेंद्र कुमार ने, अज्ञे ने और इलाचंद्र जोशी साहब ने। इन कहानीकारों ने हिंदी कहानी को नई गहराई दी और मनोवैज्ञानिक कहानियां लिखने का जो श्रेय है इन्हीं को जाता है। इस तरीके से कहानियां लिखी गई। अब यहाँ पर चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। अब दोस्तों, अब आता है प्रगतिवादी कहानी, इसके बाद में आता है प्रगतिवादी कहानी। प्रगतिवादी कहानी की अगर बात की जाए तो प्रगतिवादी कहानीकारों की अगर बात की वो क्या है दोस्तों? प्रगतिवादी कहानियों के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ठीक है। प्रगतिवादी कहानियां क्या है दोस्तों, थोड़ा शार्ट में ही समझेंगे। प्रगतिवादी कहानियां, प्रगतिवाद का अर्थ है आगे बढ़ने की भावना, परिवर्तन की चेतना और समाज में व्याप्त अन्याय, शोषण, विषमता तथा असमानता के विरुद्ध संघर्ष करना, इसको प्रगतिवादी विशेषताओं में रखा जाता है। 1936 ईस्वी में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है। इस आंदोलन के प्रभाव से हिंदी कहानी में सामाजिक यथार्थ, वर्ग संघर्ष और क्रांतिकारी चेतना, इन तीन चीजों का विकास हुआ और इन्हीं पर कहानियां, वर्ग संघर्ष पर, सामाजिक यथार्थ पर और क्रांतिकारी चेतनाओं पर कहानी लिखी जाने लगी। ठीक है। प्रगतिवादी कहानियों की अगर विशेषताओं को थोड़ा सा अगर हम और जानने का प्रयास करें, लिखेंगे पहली विशेषता यह है दोस्तों प्रगतिवादी कहानियों की, इन कहानियों का केंद्र समाज है, व्यक्ति नहीं। यानी पहले जो व्यक्तिवादी कहानी थी, आदर्शवादी कहानी थी, वह कहानी नहीं है, अब समाज पर आधारित कहानी लिखी जाने लगी। शोषित, पीड़ित, दलित, किसान, मजदूर और निम्न वर्गीय जीवन का चित्रण कहानी के माध्यम से किया जाने लगा प्रगतिवाद में। इसके साथ साथ वर्ग संघर्ष की बात होती रही कहानी में। ठीक है। आर्थिक विषमता, जो कोई अमीर है कोई गरीब है, इसकी बात होने लगी। शोषण के विरुद्ध संघर्ष की भावना सामने आने लगी। इसके अलावा यथार्थ प्रधान कहानी लिखी जाने लगी। जीवन की कटु और समस्याओं, जो बहुत ही ऐसी समस्याएं जिनको लोग दबाना चाहते हैं, उन समस्याओं को उबार करके कहानियों ने सामने ला करके रख दिया। इसके अलावा क्रांतिकारी और परिवर्तनवादी दृष्टिकोण से कहानियां लिखी जाने लगी। भाषा सरल, सहज और जनसाधारण की भाषा के निकट है। जीवन के भौतिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। उद्देश्य ये है दोस्तों कि समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर कर एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज की स्थापना जो है की जाती है। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब प्रमुख प्रगतिवादी कहानीकारों और उनकी रचनाओं की अगर बात की तो एक शॉर्ट फॉर्म में समझने का प्रयास करें। जैसे कि प्रगतिवाद में
यशपाल का नाम सबसे ऊपर आता है। यशपाल साहब की अगर बात की तो फिरोजपुर में इनका जन्म हुआ। 1903 में जन्म, 1976 में मृत्यु। प्रमुख कहानी पिंजरे की उड़ान, पर्दा, तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता, ज्ञान दान से तमाम कहानियां हैं। शोषण और वर्ग संघर्ष, क्रांति की भावना, स्त्री जीवन की समस्याओं का चित्रण इनकी कहानियों में आपको मिलेगा। उपेंद्र नाथ अस्क साहब 1910 में जन्म, 1996 में मृत्यु। झेलम पंजाब में जन्म हुआ था। गिरती दीवारें, कैदी, अपराधी, जेल की चिड़िया, छठा बेटा जैसी कहानियां लिखी। विशेषताएं इनकी कहानियों की ये है कि मध्यम वर्गीय जीवन की कहानियां लिखी। आर्थिक संघर्ष, पारिवारिक तनाव और सामाजिक विषमताओं का प्रभाव इनकी कहानियों में देखने को मिल सकता है। रांगे राघव साहब 1923 में जन्म, 1962 में मृत्यु। आगरा उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। प्रमुख कहानियों में अंधेरे की जुगनू, पांचवा पहाड़, 20 साल बाद और सती का फेर ऐसी कहानियां लिखी। ऐतिहासिक चेतना, सामाजिक यथार्थ, शोषित वर्ग का जीवन और मानवता के प्रति गहरी संवेदना इनकी कहानियों का मुख्य विषय रहा। ये सब चीजें प्रगतिवादी कहानीकारों ने रखी। तो विभिन्न कहानीकारों के आपने बाद में समझ लिया। प्रगतिवादी कहानी की विषय वस्तु में क्या था? किसान और मजदूरों का शोषण जो हो रहा था उस पर कहानी लिखी गई। सामंतवाद और पूंजीवाद के विरुद्ध संघर्ष की कहानी लिखी गई। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और आर्थिक विषमता पर पूरा कहानी की भरमार आपको दिखेगी। स्त्री की दयनीय स्थिति और समाज में असमानता जो फैली उस पर कहानी लिखी गई। सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वास और धार्मिक पाखंड पर कहानियों के माध्यम से प्रहार किया गया। स्वतंत्रता आंदोलन और देशभक्ति की भावना भी कहानी का मुख्य विषय में शामिल रही। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने आपको बताई। अच्छा, मनोवैज्ञानिक कहानी और इस कहानी में क्या डिफरेंस है, इसको भी लगे हाथ पढ़ ही लेते हैं। जैसे कि मनोवैज्ञानिक कहानी, केंद्र में व्यक्ति का अंतर्मन और मानसिक द्वंद्व आपको दिखाई पड़ेगा। यानी कि एक व्यक्ति की कहानी है और व्यक्ति में के जो अंतर्मन की कहानी है, जो मानसिक द्वंद्व उसके मन में चल रहा है कि अपने परिवार के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने समाज के प्रति, वो दिखाने का प्रयास है। जबकि प्रगतिवादी कहानी में केंद्र में समाज रहता है, कोई पर्सनल व्यक्ति नहीं रहता। वर्ग संघर्ष, शोषित पीड़ित जनता रहती है इसमें। व्यक्ति के निजी अनुभव, भावनाएं और मनोविकार चित्रित करती है मनोवैज्ञानिक कहानी, जबकि प्रगतिवादी कहानी की जो समाज की समस्याएं होती है उन पर फोकस करती है। इससे शोषण, विषमता, गरीबी, अन्याय पर काम करती है। मनोवैज्ञानिक कहानी व्यक्तिवादी दृष्टिकोण अपनाती है, जबकि प्रगतिवादी कहानी समाजवादी और सामूहिक दृष्टिकोण अपना करके लिखती है कहानी। भाषा शिल्प में सूक्ष्मता और प्रतीकात्मकता का प्रयोग होता है मनोवैज्ञानिक कहानी में, जबकि प्रगतिवादी कहानी में भाषा बिल्कुल सरल रहती है, सीधी सपाट बातें रहती है, जनता इसको समझ सके ऐसी भाषा रहती है और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग प्रगतिवादी कहानीकारों ने किया। मनोवैज्ञानिक कहानी का उद्देश्य ये था दोस्तों, क्या उद्देश्य था? प्रगतिवादी कहानी का उद्देश्य, मतलब मनोवैज्ञानिक कहानी का उद्देश्य है व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक स्थिति का विश्लेषण किया जाए, जबकि प्रगतिवादी कहानी का उद्देश्य समाज में परिवर्तन लाया जाए, क्रांति और जागृति लाया जाए ताकि समाज बराबर हो सके। मुख्य रूप से प्रगतिवादी कहानी ने हिंदी कहानी को ग्रामीण, मजदूर, किसान, दलित और निम्न वर्गीय जीवन से जोड़ करके उसे यथार्थवादी और जनवादी दिशा प्रदान कर दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों नई कहानी आंदोलन जो रहा उसके बारे में समझते हैं। नई कहानी आंदोलन या नई कहानी का उद्भव और विकास। देखिए, स्वतंत्रता जब मिल चुकी थी, स्वतंत्रता के बाद भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में लगातार बदलाव हो रहा था। व्यक्ति के जीवन में बाहरी संघर्षों की तुलना में आंतरिक द्वंद्व अधिक महत्वपूर्ण हो चुका था। परंपरागत कथानक, आदर्शवाद, उपदेशात्मकता से हट करके कहानी ने व्यक्ति के निजी अनुभवों, संवेदनाओं और मनोभावों को केंद्र में रखा। इसी पृष्ठभूमि में 1950 के दशक में नई कहानी आंदोलन 1954 के आसपास शुरू हुआ। यह आंदोलन मुख्यतः सारिका, धर्मयुग और धर्मयुग कहानी, नई कहानियां जैसी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्रबल मात्रा में आगे बढ़ी। नई कहानी की प्रमुख विषय वस्तु अगर बात की जाए तो व्यक्ति का अकेलापन और अलगाव बोध यहाँ पर दिखाई पड़ता है। अस्तित्व बोध, असुरक्षा और अनिश्चितता पर कहानी लिखी गई। दाम्पत्य संबंधों में तनाव, यानी कि जो पति पत्नी के बीच में जो तनाव और जो रिश्ते टूट रहे हैं उन पर कहानियां लिखी गई। मध्यम वर्गीय जीवन की जटिलताएं और कुंठाएं जो रही, जो मध्य वर्ग है, जिसको अभी तक निम्न वर्ग कहानी, उच्च वर्ग की कहानियां हो चुकी थी, मध्यम वर्ग के लोगों की कहानियां छूट रही थी, तो उनके जीवन में क्या क्या कठिनाइयां हैं उसके बारे में कहानी लिखी जा रही थी। यथार्थ का सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक चित्रण हो रहा था। प्रतीक, बिंब और शैली में नवीन प्रयोग लगातार कहानी के माध्यम से किए जा रहे थे। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों अगर आगे बढ़ा जाए, ठीक है, आगे देखेंगे तो यहाँ पर और तमाम सारी चीजें आपको दिखाई पड़ेगी। नई कहानी में प्रमुख कथाकारों में अगर देखेंगे तो मोहन राकेश का नाम आता है। 1925 में जन्म हुआ, 1972 में मृत्यु।
8 जनवरी 1925 में जन्म, स्थान अमृतसर पंजाब में जन्म हुआ मोहन राकेश का। उसकी रोटी, मिस पाल, ग्लास टैंक, नए बादल जैसी कहानियां लिखी मोहन राकेश ने। व्यक्ति की आंतरिक संवेदनाओं का सूक्ष्म चित्रण किया। दाम्पत्य जीवन की विडंबनाओं और अकेलापन का वर्णन किया कहानियों में। भाषा में सादगी और प्रभावशीलता मोहन राकेश की कहानियों में आपको मिलेगी। वहीं पर दूसरे विद्वान है राजेंद्र यादव। 1929 से 2013 का समय काल है इनका। 28 अगस्त 1929 को जन्म हुआ, 2013 में मृत्यु। आगरा के रहने वाले थे। इनकी जहां लक्ष्मी कैद है, टूटना, प्रतीक्षा, खेल खिलौने जैसे कहानियां लिखी। मध्यम वर्गीय जीवन की समस्याओं का यथार्थ चित्रण किया अपनी कहानी के माध्यम से। दाम्पत्य संबंधों में तनाव और विघटन की कहानियां लिखी। कथ्य में आधुनिकता और बौद्धिकता आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है। कमलेश्वर साहब की कहानी 1932 से 2007 तक जन्म समय रहा इनका। 1932 में जन्म हुआ, 6 जनवरी की डेट को, मैनपुरी उत्तर प्रदेश में पड़ता। वहीं पर राजा निर्बंसिया, दिल्ली बताओ, ठीक है, जिंदगी और जोक जैसी कहानियां लिखी कमलेश्वर ने। सामाजिक राजनीतिक यथार्थ का सशक्त चित्रण अपनी कहानियों के माध्यम से किया। मानवीय संवेदना और जनवादी दृष्टि इनकी कहानी में दिखाई पड़ती है। भाषा में सहजता और प्रवाहमयता आपको बिल्कुल दिखाई पड़ेगी। ये इनकी जो है कहानियों की कुछ विशेषताएं रही। अब नई कहानी की प्रमुख विशेषताओं को अगर हम समझें, नई कहानियों की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस तरीके से दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे। पहली विशेषता यह कि बाह्य घटनाओं की अपेक्षा आंतरिक अनुभव पर बल दिया जाने लगा। व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक यथार्थ का सूक्ष्म गहन चित्रण किया गया। जीवन की जटिलताओं, विसंगति और विरोधाभास को प्रमुखता दी गई। कथानक में ढीला ढाला ढांचा, घटनाओं की न्यूनता दिखाई पड़ती है। भाषा में शैली की सादगी, स्वाभाविकता और बोलचाल का प्रयोग दिखाई पड़ता है। प्रतीक, बिंब और संकेतों का खूब अधिक प्रयोग है। दाम्पत्य जीवन, यौन मनोविज्ञान, संबंधों की खोज, यहाँ पर कहानी मतलब कि यौन मनोविज्ञान पर भी, सेक्स जो रिलेशन है उसके बारे में भी कहानियां लिखी जाने लगी। लेखक की तटस्थ, विश्लेषणात्मक और संवेदनशील दृष्टि यहाँ पर आपको दिखाई पड़ती है। नई कहानी आंदोलन का महत्व यह रहा दोस्तों कि इसने हिंदी कहानी को नया कथ्य, नई संवेदना और नई दृष्टि प्रदान करी। कहानी को व्यक्ति के आंतरिक संसार से जोड़ा और मनोवैज्ञानिक गहराई प्रदान करी। जो गहराई आपको आगे में नहीं मिलेगी वो आपको यहाँ पर आकर के मोहन राकेश में और इन सभी में, कमलेश्वर वगैरह में, राजेंद्र यादव में देखने को मिल जाती है। आधुनिक बोध, यथार्थ बोध, अस्तित्व बोध को केंद्र में लाया गया। आगे चल करके साठोत्तरी और समकालीन कहानी के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया इस कहानी ने। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये बात आप, तो इस तरीके से आपने इन चीजों को समझा। आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं साठोत्तरी कहानी के बारे में और समकालीन कहानी क्या है। साठोत्तरी कहानी और समकालीन कहानी की अगर बात की दोस्तों, यह कहानी जो है 1960 के बाद, चूंकि 1954 में या 1950 के बाद में आप देखते हैं नई कहानी आंदोलन चला था। फिर जब 1960 का समय आता है उसके बाद की कहानियां जो है उसको साठोत्तरी कहा जाता है। 1960 के बाद की कहानी को साठोत्तरी कहानी कहा जाता है। यह कहानी स्वतंत्रता के बाद लगभग 2 दशकों में बदलती हुई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों की उपज है। चूंकि समाज बदला, समाज में बहुत कुछ बदला, नई सरकार आई और 10 सालों के बाद में बहुत कुछ बदल गया। 1960 साठोत्तरी इसीलिए इसका नाम पड़ा। इस दौर की कहानी में व्यक्ति की आंतरिक टूटन, असुरक्षा, मूल्य संघर्ष, व्यवस्था के प्रति विद्रोह, मोहभंग का गहरा चित्रण आपको दिखेगा। मोहभंग मतलब जैसे आजादी के प्रति मोहभंग। अभी तक आजादी के लिए हम लड़ रहे थे, मर रहे थे, लेकिन आजादी मिलने के बाद में भी शोषण कम नहीं हुआ। आजादी मिलने के बाद में भी जो है समानता नहीं आई। आजादी मिलने के बाद में भी हमको लगता था कि अभी भी हम गुलाम हैं। ऐसी सरकारें, ऐसी चीजें थी जिससे एक प्रकार से लोग एकदम से ऊब चुके थे और ऐसे में आजादी के प्रति मोहभंग भी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ जाता है। ठीक है। अब नई सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां सामने आई। स्वतंत्रता के बाद जनता की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। जो जिस उद्देश्य से आजादी हमने प्राप्त की थी वह उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, बेरोजगारी खूब बढ़ रही थी, ठीक है, महंगाई भी बढ़ रही थी, राजनीतिक अवसरवादिता बढ़ रही थी, लोग अपने अपने में लगे हुए थे, अपना अपना झोली भरने में लगे हुए थे। सत्ता लोलुपता ने आम जनता को निराश कर दिया था। जैसे आजकल क्या है, आम जनता परेशान है, बस राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए कभी नीट छात्रों के साथ हो जाते हैं और कभी जो है उनके खिलाफ हो जाते हैं। तो ये राजनीति के लोगों से हमको बिल्कुल दूर रहना है। ये लोग ऐसे लपेटे में लेंगे कि कभी उबर नहीं पाएंगे हम लोग। ठीक है, इसलिए जैसा भैया चल रहा है मामला किस तरह से चलने दीजिए। बहुत ज्यादा एक प्रकार से राजनीति में पढ़ने से क्या होता है, बहुत ज्यादा हानि किसकी होती है, हमारा समय नष्ट होता है, मिलता कुछ नहीं है। एक व्यक्ति जाएगा, दूसरा फिर आ जाएगा, क्या भरोसा है कि वो सही करवा देगा सारी चीजें। ठीक है, कई सारी चीजें हैं। युद्ध दोस्तों 1962 में युद्ध हुआ, ठीक है, 1965 में, 1971 में तमाम युद्ध हुआ, 1975 1970 में आपातकाल लगा इंदिरा गांधी की सरकार में। इससे राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा और इससे एक प्रकार से राजनीतिक अस्थिरता सामने आई और समाज बदला
और ऐसे में व्यक्ति के जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ा। इससे पूरा का पूरा समाज का ढांचा बदला और साहित्य का भी ढांचा बदल गया। व्यक्ति में असंतोष, कुंठा, विद्रोह, अस्तित्व बोध का तीव्र एक प्रकार से चीजें दिखाई पड़ती हैं और इस तरीके से सामने चीजें आ रही हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, अब देखें आप समकालीन हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ। दोस्तों, समकालीन कहानी वर्तमान समय की जटिल और बहुआयामी स्थितियों की कहानी है। यह कहानी आज के मनुष्य के जीवन के यथार्थ, संघर्ष, संवेदना और उसकी जिजीविषा को व्यक्त करती है। तो मतलब कि जो वो कहानी थी, क्या नाम है, साठोत्तरी कहानी, उसके बाद में आती है आपके ये समकालीन कहानी। ठीक है, इसमें प्रयोगशीलता, शिल्प वैविध्य, भाषा की सादगी और जन जीवन से सीधा जुड़ाव कहानी में देखने को मिलता है। समकालीन कहानी बेसिकली दोस्तों जन पक्ष की कहानी, जन पक्षधरता की कहानी है, यानी कि जनता के पक्ष की कहानी, जनता की बातों को कहती है। ठीक है, बदलते मानवीय संबंध भी, परिवार की पारंपरिक संरचना टूट रही है, संबंधों में स्वार्थ आ रहे हैं, अविश्वास, अलगाव बढ़ रहा है, लगातार रिश्ते टूट रहे हैं, इन सभी को कहानी में स्थान दिया जाने लगा। ठीक है, दाम्पत्य जीवन में तनाव आ रहा है, पति पत्नी आपस में मारपीट कर रहे हैं, पटका कर रहे हैं। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब दो पीढ़ियां, बाप और जो है पुत्र आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, भाई भाई लड़ रहा है, अकेलापन लोगों को सताया जा रहा है। ठीक है, जो है संवादहीनता है, लोग अब अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं, तो इन पर कहानियां लिखी जाने लगी। मित्रता, प्रेम, पारिवारिक संबंध, सबसे मूल निकट और दूरी का भाव यहाँ पर उभर करके सामने इस कहानी के माध्यम से आया समकालीन कहानी में। शहरी जीवन और मध्यम वर्गीय समस्याएं इस कहानी का मुख्य विषय भी रहा। शहरों का फैलाव, भीड़, प्रदूषण, भागदौड़ और प्रतिस्पर्धा ने मानवीय संवेदनाओं को कुंठित कर दिया। मध्यवर्गीय व्यक्ति आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, उस पर कहानी लिखी गई। नौकरी की असुरक्षा, मकान का किराया देना है, बच्चों की शिक्षा, सामाजिक दिखावा, मानसिक तनाव से व्यक्ति जूझ रहा है। अब तो कहानी लिखी जाएगी तो नीट पेपर लीक की कहानी लिखी जाएगी, अब तो कहानी रिजर्वेशन की लिखी जाएगी, अब तो कहानी जो है दोस्तों जो है तमाम प्रकार के ऐसे आंदोलनों की लिखी जाएगी जो कि कहीं ना कहीं पे समकालीन कहानी का मुद्दा बनेंगे। अकेलापन, उबाऊपन, अवसाद, चिंता, जड़ता, शहरी जीवन की विशेषताएं, इन पर कहानी लिखी जाने लगी। ठीक है, स्त्री विमर्श पर, फिर उसके बाद में स्त्री विमर्श पर कहानी लिखी जाने लगी। ठीक है, समकालीन कहानियों में स्त्री की अस्मिता, अधिकार, समानता और स्वतंत्र पहचान स्त्रियों की, इसकी आवाज उठाई जाने लगी। स्त्रियां खुद नौकरी करेंगी, खुद कमाएंगी, खुद बच्चे का पालन पोषण करेंगी, स्त्रियों को अधिकार मिलेगा पुरुषों के समान वेशभूषा पहनने का, सब कुछ उनको अधिकार मिलेगा, ऐसी कहानियों में लिखी जाने लगी। स्त्री केवल गृहिणी या त्याग मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि संघर्षशील, आत्मनिर्भर और निर्णय क्षम व्यक्ति के रूप में जो है चित्रित किया गया। प्रमुख विषय में इसे पितृसत्ता का विरोध किया गया, दहेज प्रथा का विरोध, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर भेदभाव, देह शोषण, आत्म निर्णय का अधिकार लोगों को मिलने लगा, और ये सब कहानियों के जो है वो बनने लगी। ठीक है, दलित विमर्श पर भी कहानियां लिखी गई। ठीक है, दलितों के जो अधिकार थे वो इसको इसमें बताए गए। दलित कहानी ने शोषण, अत्याचार, अपमान और सामाजिक बहिष्कार के यथार्थ को मुखर किया। दलित लेखक कहानीकारों ने अपने अनुभवों को कलमबद्ध करके समाज की विषमता और अन्याय को उजागर किया, जैसे जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता, हाशियाकरण, शिक्षा से वंचित रहना, रोजगार की कमी, मानवीय गरिमा का संघर्ष, इन सभी कहानियों में जो है लिखने का प्रयास किया गया। फिर ग्रामीण और हाशिए पर की जीवन के व्यक्ति, हाशिए मतलब कि ऐसे चीजें जो अपने खात्मे की ओर है, उनको भी कहानी में स्थान देकर के उनके जीवन को बचाया गया। ठीक है, ये सब चीजें इसमें आपको दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, यानी गांव के बदलते स्वरूप, किसान की समस्याएं, भूमि का विवाद, साहूकारों का शोषण, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, ये सब प्रमुख विषय बनी। आदिवासी, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और हाशिए के लोग, हाशिए मतलब कि जो खात्मे की तरफ लोग हैं, ऐसे लोग जिनका अस्तित्व खत्म हो रहा है, उनको हाशिए के लोग कहते हैं, तो हाशिए पर है। तो हाशिए के लोगों के जीवन संघर्ष को संवेदनशीलता से कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। ग्राम्य जीवन की वास्तविकता, सामंती सोच, पलायन, लोग आजकल गांव से लोग शहरों में भाग रहे कमाने के लिए, विस्थापन हो रहा है लोगों का, तमाम प्रकार के जो है काम हो रहे हैं, जैसे बांध बनाया जाएगा तो लोगों का विस्थापन होगा, तो और विकास की असमानता जो है इस समय, उस पर कहानी लिखी जाने लगी। तो ये समकालीन कहानी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब तमाम प्रकार के कहानीकार हैं और तमाम प्रकार की प्रवृत्तियां इसमें आप देख सकते हैं, जैसे कि भीषम सहानी की कहानी चीफ की दावत, अमृतसर आ गया, समाज के बदलते यथार्थ और मानवीय संवेदनाओं की गहराई आपको दिखाई गई है। मारकंडे कहानी है, हंसुली बैग की बेटियां, महुए का पेड़,
ग्रामीण जीवन, शोषण और हास्य के लोगों का चित्रण किया गया। कमलेश्वर की कहानी राजा निर्बंसिया, दिल्ली में एक मौत, ठीक है, ये सब नई संवेदना, शहरी जीवन, राजनीतिक चेतना की कहानी है। मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक, कंबल, अस्तित्व बोध, अकेलापन, संबंधों की जटिलता की कहानी है। मंदू भंडारी यही सच है ने त्रिशंकु नाम की कहानी लिखी। स्त्री मन की गहरी पड़ताल, दाम्पत्य जीवन के प्रश्न आपको इस कहानी में जो है दिखेंगे। उषा प्रेमदा की कहानी वापसी, रुकोगी नहीं राधिका, स्त्री की आंतरिक संसार, अकेलापन और संवेदना की कहानी व्यक्त करती है। हरशंकर परसाई की तट की खोज, भोला राम का जीव, ये व्यंग है, सामाजिक विसंगतियां, मध्यम वर्गीय मानसिकता पर कहानी लिखी गई। शैलेश मटियानी की दो दुखों और एक सुख, नागबल्लरी, पहाड़, ग्रामीण जीवन, संघर्षशील मनुष्य की कहानी का वर्णन करता है। तो इस तरीके से तमाम प्रकार की कहानियां लिखी गई, तमाम सारी चीजें लिखी गई और इस तरीके से हम तमाम चीजों को समझ लिया दोस्तों। अब हिंदी कहानी के प्रमुख तत्वों की अगर बात की जाए तो हिंदी कहानी के प्रमुख तत्व को भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। जैसे हिंदी कहानी में दोस्तों कई सारे तत्व होते हैं जिनके मिलने से हिंदी कहानी बनती है। जैसे कि हिंदी कहानी में पहला चीज होता है कथानक का होना। कथानक माने होता है प्लॉट, यानी उसकी कहानी। जैसे कहानी घटनाओं का क्रमबद्ध और संगठित विवरण कथानक कहलाता है। इसी से कहानी की शुरुआत, विकास और चरम बिंदु समाधान निर्धारित होता है। यह रोचक, सुसंगत और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए कथानक, यानी बिना कथानक का कहानी का कोई फायदा नहीं होता है। कुमार विश्वास की कविता है कि बिन कथानक कहानी का क्या फायदा, यानी कि बिना कथानक यानी बिना प्लॉट के, बिना एक स्टोरी की कहानी बिल्कुल बेकार है। दूसरी बात, पात्र का होना बहुत जरूरी है, यानी कहानी। वैसे इसको एक मूवी की भांति समझे, जैसे एक मूवी में बिना स्टोरी की मूवी बिल्कुल बेकार है, ऐसे ही बिना स्टोरी की कहानी बिल्कुल बेकार है। अब हीरो हीरोइन नहीं रहेंगे तब भी कहानी बेकार है। तो हीरो हीरोइन क्या है? पात्र और चित्रण है, कैरेक्टर्स। कहानी में आने वाले व्यक्तियों और जीवों को पात्र कहते हैं। पात्रों के स्वभाव, विचार, व्यवहार और कर्मों को का जो चित्रण किया जाता है उसे चरित्र चित्रण कहते हैं। सशक्त चरित्र चित्रण कहानी को जीवंत और प्रभावशाली बनाता है, इसलिए पात्र और चरित्र चित्रण का होना भी बहुत जरूरी है। इसके बाद में जो डायलॉग होता है, सनी देओल बोलते हैं कातिया मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तो ये सब कहानी, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा, सनी देओल डायलॉग बोलता नहीं, तो डायलॉग होता है, संवाद जिसको आप कहते हैं कहानी में। तो संवाद का होना भी बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। संवाद यानी कि डायलॉग, कहानी में पात्रों के बीच बोले जाने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं। संवाद कहानी को गति देते हैं तथा पात्रों के स्वभाव और स्थिति को स्पष्ट करते हैं। संवाद स्वाभाविक, सतहे हुए और संक्षिप्त होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। चौथा होता है देश काल यानी कि वातावरण, सेटिंग यानी कहाँ की कहानी है। जैसे कि मूवी कहाँ शूटिंग हुई है तो वो देश काल कहा जाता है। तो ऐसे कहानी में भी होता है। कहानी की घटनाएं जिस स्थान या समय में घटित होती है उसे देश काल कहा जाता है। वातावरण से तात्पर्य उस समय की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानसिक परिस्थितियों से होता है। उचित देश काल वातावरण कहानी को यथार्थता प्रदान करता है, यानी कि कहाँ की कहानी है उसी के हिसाब से भाषा, उसी के हिसाब से शैली आती है, ये बेटर रहता है। तो ये कहानी की चीजें होती हैं। इसके अलावा दोस्तों अगला है आपका भाषा और शैली। भाषा और शैली की अगर बात की जाए तो कहानी का पांचवा तत्व है लैंग्वेज एंड स्टाइल, यानी कि किस भाषा की जो है मूवी है। कहानी की भाषा सरल, सहज, प्रभावपूर्ण, प्रभावशाली होनी चाहिए। भाषा शैली लेखक की व्यक्तिगत व्यक्तित्व की पहचान होती है। कहानी की विषय वस्तु और पात्रों के अनुसार भाषा शैली को विविधता होनी चाहिए कि अगर पात्र बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं तो उसकी भाषा एकदम से थोड़ी सी गड़बड़ भाषा होनी चाहिए, देहाती भाषा होनी चाहिए। पात्र बहुत पढ़ा लिखा है तो उसकी भाषा बिल्कुल स्पष्ट लिखनी चाहिए। संवाद में इस बात का ध्यान दिया जाता है। उद्देश्य कहानी का यानी कि पर्पज, यानी कहानी किस उद्देश्य से लिखी गई, मूवी क्यों बनाई गई, तो वो चीज। तो हर कहानी के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य या संदेश छिपा होता है। यह उद्देश्य सामाजिक, नैतिक, भावात्मक और राजनीतिक या मानवीय हो सकता है। उद्देश्य कहानी के माध्यम से पाठक तक स्वाभाविक रूप से पहुंचाना चाहिए। यही चीज कहानी का उद्देश्य होता है। पहले कहानी इसी किसी न किसी उद्देश्य से लिखी जा रही थी। सातवां होता है शीर्षक, टाइटल। शीर्षक कहानी का नाम होता है जो उसकी विषय वस्तु, भावना या संकेत को दर्शाता है, ठीक है। अच्छा शीर्षक आकर्षक, सारगर्भित और प्रभावशाली होना चाहिए। इससे पाठक जो होता है कहानी पढ़ने पर मजबूर हो जाता है। जैसे कि जो है पूस की रात, अब पूस की रात में क्या हुआ होगा, ठीक है। प्लेग की चुड़ैल, ऐसे तमाम प्रकार के नाम आपको देखने। खूनी रिश्ता, ठीक है, ऐसे तमाम। सात खून, ठीक है। प्यासी पथराई आंखें, ऐसी तमाम प्रकार की कहानी आपको दिखेंगी हिंदी में जिसके शीर्षक से पढ़ने पर आपको अच्छा लगेगा। इसके अलावा कथ्य शैली यानी कि नरेशन टेक्निक कैसे होनी चाहिए। कहानी को कहने के ढंग या तरीके को कथन शैली कहा जाता है। यह प्रथम पुरुष शैली, तृतीय पुरुष शैली, सर्वज्ञ और सीमित या पत्रात्मक शैली के रूप में हो सकती है। उचित कथन शैली कहानी की प्रभावशीलता को बढ़ाती है, यानी कहानी किस हिसाब से है उसके हिसाब से उसकी कथन शैली होनी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब कथानक में आप देखें तमाम प्रकार की चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं। जैसे कथानक क्या है,
कथानक में जैसे हल्कू की निर्धनता, पूस की ठंड, खेत की रखवाली की मजबूरी, ठीक है, अंत में उसकी करुण स्थिति और क्रमबद्ध से प्रस्तुत इसको करेंगे तो कथानक हो जाएगा यही चीज। ठीक है, ये एक प्रकार से उदाहरण, जैसे हल्कू ठंड से बचने के लिए आग तापता है और अंत में जानवरों के द्वारा फसल खा ली जाती है और वो कुत्ते से लिपट लिपट करके सो जाता है। ऐसी चीजें। पात्र चलचित्र में हल्कू, मुन्नी, ये सब चरित्र है, पात्र है। संवाद में जैसे इसमें संवाद है, जैसे मुन्नी कहती है कि अब तुम कंबल ले जाओगे, ले आओगे, तो हल्कू कहता है ले आऊंगा, पर पैसे कहाँ से आएंगे। ठीक है, तो बिना कंबल के ही पूस की रातों बिताता है। देश काल वातावरण में जैसे कि ये देखते हैं, उत्तर भारत की ग्रामीण परिवेश की शैली, मतलब की कहानी है। कड़ाके की सर्दी की रात है, गरीबी और खेत खलिहान का वातावरण बना हुआ है। ठीक है, चारों ओर सन्नाटा है, ठंड का भयानक प्रभाव पड़ रहा है। भाषा शैली क्या सरल है, सहज बोलचाल की भाषा का प्रयोग होता है। उद्देश्य क्या, किसान के दारुण जीवन, गरीबी और शोषण और उसका ध्यान आकर्षित करने का, समाज को संवेदनशील बनाना, इसका जो है दिखाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आप देखेंगे ऐसे ही शीर्षक है आपका पूस की रात, कहानी मुख्य घटना और वातावरण को दर्शाने वाला शीर्षक है। कथन शैली तृतीय पुरुष शैली, सर्वज्ञ कथावाचक की शैली में कहानी कही गई है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इस तरीके से हमने चीजों को समझ लिया दोस्तों। अब यहाँ पर आप देखते हैं हिंदी कहानी की प्रमुख प्रवृत्तियों की अगर बात की जाए तो वही चीज है भैया कि कौन कौन सी आदर्शवाद, यथार्थवाद, सामाजिक यथार्थ, मनोवैज्ञानिक, प्रगतिवाद, नई कहानी, अस्तित्वबोध, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, समकालीन कहानी, सब कुछ मैंने आपको ऊपर बता दिया। इसकी एक जो है एक रिविजन ये नोट्स है आपका। अब दोस्तों हम इसके जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों को समझ लेते हैं कि भाई इसके कौन कौन से प्रश्न हैं। 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो मैंने बताए थे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, हिंदी कहानी का जन्म किस काल में माना जाता है? तो आधुनिक काल में मानते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना जाता है? एक टोकरी भर मिट्टी। 11 वर्ष का समय दोस्तों, ये हिंदी की मौलिक कहानी कुछ समय तक जरूर माना जाता रहा है। 11 वर्ष का समय किसकी कहानी है? तो ये रामचंद्र शुक्ल की कहानी है, लेकिन इसको भी दर्जा प्राप्त है। लेकिन ये मौलिक कहानी जो पहली मौलिक कहानी माना जाएगा वो इनमें से एक टोकरी भर मिट्टी को माना जाएगा। सी ऑप्शन लगा दीजिएगा, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इंदुमती की पहली कहानी, लेकिन मौलिक कहानी नहीं है ये। ठीक है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो किसको लिखा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। प्रेमचंद की प्रमुख कहानी कफन किस संग्रह में संकलित है? जब तक एक टोकरी भर मिट्टी कहानी जो है शोध नहीं हुआ था तब तक जो है रामचंद्र शुक्ल का 11 वर्ष का समय ही कहानी अच्छी मानी जाती थी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब आगे देखते हैं, प्रेमचंद की प्रमुख कहानी कफन किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो ये प्रेमचंद की कहानी नाम का कहानी संग्रह उसमें संकलित है। कहानी का अनिवार्य तत्व क्या नहीं होता? तो दोस्तों छंद कोई कहानी का तत्व नहीं, ये कविता में होता है। कथानक, संवाद, पात्र, चरित्र ये सब कहानी के तत्व में शामिल होते हैं। कहानी में घटनाओं का क्रमबद्ध और संगठित विन्यास क्या कहलाता है? उसी को कथानक कहा जाता है, स्टोरी, प्लॉट। कहानी में पात्रों की वाणी और विचारों के आदान प्रदान को दोस्तों हम क्या कहते हैं? उसी को संवाद कहा जाता है। कथोपकथन भी कहते हैं, डायलॉग डिलीवरी कहते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, कहानी में समय, स्थान और वातावरण का समन्वय क्या कहलाता है? इसी को देश, काल और वातावरण कहा जाता है। ईदगाह कहानी में हमीद ने मेले से क्या खरीदा था? तो चिमटा खरीदा था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन से, पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी ने पूस की रात कहानी लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते 11 नंबर क्वेश्चन, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है पाठक तक संदेश को पहुंचाना। सी ऑप्शन। कहानी का शीर्षक कैसा होना चाहिए? कहानी का शीर्षक प्रभावशाली और सार्थक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बड़े घर की बेटी कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी ने की ही कहानी है। कहानी की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल, प्रभावपूर्ण और स्वाभाविक भाषा का प्रयोग कहानी में होना चाहिए। पात्र के अनुकूल भाषा का प्रयोग होना चाहिए। 15 नंबर प्रश्न है, अतिथि कहानी के लेखक कौन है? अतिथि कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। कहानी में कथन शैली से आशय क्या होता है? कथा कहने के ढंग को कथन शैली कहते हैं, कथ्य शैली कहा जाता है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की कहानी किसे कहा जाता है? उसने कहा था ये कहानी मनोवैज्ञानिक शैली पर मानी जा सकती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो बैलों की कथा किस लेखक की कहानी है? प्रेमचंद साहब की कहानी है। अगला क्वेश्चन आप देखें 19 नंबर, सामाजिक यथार्थ का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? समाज की वास्तविक समस्याओं का चित्रण करने को सामाजिक यथार्थ का प्रमुख उद्देश्य माना जा सकता है।
20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। नई कहानी आंदोलन का आरंभ लगभग किस दशक में हुआ? 1950 के दशक में दोस्तों माना जाता है। और नई कहानियां, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने चीजों को समझ लिया। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं मात्र 100 रुपए फीस में। तुरंत एसएमएस कर दीजिए 99 84 039 139 पर एसएमएस कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, मात्र 100 रुपए फीस में। क्या लिखेंगे दोस्तों? अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, अपने सब्जेक्ट का नाम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। थर्ड सेमेस्टर की फीस मात्र 100 रुपए रखी गई है। जिन बच्चों को जुड़ना है तुरंत एसएमएस कर दीजिए। जैसे फीस आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे इतना ज्यादा, आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर। इसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। 100 रुपए फीस आप ये खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं। इसी 100 रुपए फीस में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा। लाइव क्लास की लिंक, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ मिलेगा। सभी विषय के नोट्स आपको मिलेंगे, सभी यूनिट के नोट्स यानी सभी इकाइयों के नोट्स आपको मिलेंगे। इकाई 1 से इकाई 8 तक का नोट्स मिलेगा। और कुछ बच्चों के लिए, जो बच्चे करें थर्ड एंड फोर्थ का इकट्ठा फीस जमा करने पर क्या फायदा दोस्तों? तो आपका 50 रुपए की छूट है। 2 सेमेस्टर की फीस दोस्तों 200 रुपए होती है, लेकिन केवल एक सेमेस्टर की फीस 100 रुपए की, 2 सेमेस्टर की 200 रुपए। लेकिन अगर इकट्ठा फीस जमा करते तो केवल 150 रुपए में 1 साल तक आपको मिलेगा नोट्स, सभी यूनिट का, सभी सब्जेक्ट का। थर्ड सेमेस्टर पूरा मिलेगा आपका, और जब पेपर समाप्त हो जाएगा फिर फोर्थ सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट होगी, उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा। वहां पर आपको सभी सेमेस्टर का, जबकि सभी सब्जेक्ट का नोट्स आपको मिल जाएगा, फोर्थ सेमेस्टर का भी, ठीक है। आपको किताब या सीरीज खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। आपने कहानियों को, मैंने आपको समझाया, बहुत ही डिटेल से मैंने कहानी के बारे में बताया है। ऐसे थोड़ा सा और कम डिटेल से बताएंगे उपन्यास के बारे में। कहानी चूंकि इंपॉर्टेंट थी और यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको विस्तार से बताया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बना रखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।